तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ढेर सारे हैं ट्रिगर्स जहां पे रखनी है आपको नजर। पिछले हफ्ते जहां हमने थोड़ा ज्यादा काम किया था, ये हफ्ता थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि केवल 4 कारोबारी सत्र है जहां पे हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ऐसे छोटे हफ्ते में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आज एक्शन में रहेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हमारे इस खास शो खरा सौदा में। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी डिम्पी काल्ला और साथ ही अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके सामने वो तमाम ट्रिगर्स रख देते हैं जहां पे रहेगी बाजार की नजर और जो बाजार की दिशा निर्देश तय करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से अच्छे ही संकेत आ रहे हैं जहां पे नए शिखर पर S&P नैस्डैक पहुंचता हुआ दिखा है। वहीं गिफ्ट निफ्टी भी बहुत ज्यादा बढ़त तो नहीं, पर हाँ 15 अंकों की बढ़त फिलहाल जरूर दिखा रहा है 22,500 के पास। कुछ स्टॉक्स पे एक्शन जरूर देखने को मिलेगा जहां पे स्वॉन एनर्जी कर्ज में कमी आई है, यहाँ पे कंपनी ने अपना कर्ज वापस किया है। इन्फो एज के एप्पल वापस लौटा है जहां पे प्ले स्टोर पे जो उनका ऐप हटा दिया गया था वो फिर से लौटता हुआ दिखा है। तो स्वॉन एनर्जी और इन्फो एज पे नजर रहेगी। जी एंटरटेनमेंट पे भी नजर रखिए क्योंकि आज शाम 8 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी और पुनीत गोयनका की तरफ से कई सारी पॉजिटिव कमेंट्रीज आ रही हैं जहां पे 2000 करोड़ के एबिटा का उन्होंने टारगेट लगाया है। और आईपीओ से जुड़ा पूरा एक्शन पे भी हमारा फोकस है जहां पे आर के स्वामी का आईपीओ खुलेगा, पर मक्का प्रोटीन्स का आईपीओ का है आज आखिरी दिन, तो उस पे भी फोकस रहेगा। और आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे। आज हुआ 1 घंटे का और निफ्टी ने पहली बार 22,400 के ऊपर के आंकड़े भी दिखाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये चर्चा करने से पहले कि बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आज ट्रेडिंग के मौके कहां पर मिलेंगे, कौन से शेयरों में आपको आज खरीदारी करनी है, बिकवाली करनी है, एक बार थोड़ी सी हल्के फुल्के नोट पर शुरुआत आज कर लेते हैं क्योंकि हफ्ते का पहला आज कारोबारी सत्र भी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की देखी तस्वीरें आई हैं और क्या कमाल की, मतलब इस स्केल पर किसी शादी की तस्वीरें शादी पहली बार लोग देख रहे होंगे। अरबपतियों का जमावड़ा हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स या फिर गौतम अडानी वहाँ पर पहुँचे। डांस फ्लोर पर तीनों खान, शाहरुख, सलमान और आमिर, ये कभी कभार ही होता होगा या फिर पहले बहुत रेयर हुआ होगा, ये हमने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डांस किया। रिहाना अपने डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस से उन्होंने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि आग लगा दी और बहुत ही शानदार महफिल सजी। यही नहीं, आप ये देखिए चौथी जो तस्वीर है उसमें जो बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं वो इस प्री वेडिंग या वेडिंग में आप कहें कि खाना परोसते नजर आए। तो बेहतरीन ये तस्वीरें डिम्पी, आप भी ज़रूर इसको देख रहे होंगे। बिल्कुल वीकेंड में तो खैर यही तस्वीरें घूम घूम के वापस आ रही थी। अगर आप नहीं भी देखना चाहेंगे तब भी वो कुछ ना कुछ आपके सामने आ ही जाता था और आप हैंग हो जाते थे, रुक जाते थे। खैर इन तस्वीरों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और कुल मिलाकर जो स्पेशल सेशन था वो अच्छा निकल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सचेंजेस ने अपने सर्वर्स को चेक कर लिया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और सृष्टि की बात बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए कि इस बार हम 4 ही दिन काम करें। ऐसा ना हो कि फिर से कुछ सर्वर टेस्ट होने के लिए आ जाए, तो आप 4 ही दिन काम करें और पिछले हफ्ते का जो बैकलॉग है इस हफ्ते में एडजस्ट हो जाएगा। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा गेम। तो आप फिर इंजॉय कीजिएगा। कुल मिला के डाटा काफ़ी अच्छे हैं। एक काम करें, पहले जरा ग्लोबल मार्केट से चीज़ों को समझ लें, फिर हम जरा डोमेस्टिक मार्केट पे और फिर F&O के नंबर्स पे भी आ जाएंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप के साथ शुरुआत करते हैं। अभिषेक। ग्लोबल मार्केट से सेटअप ठीक ठाक है। हमने देखा था कि नैस्डैक ने और S&P ने रिकॉर्ड स्तर बनाया है। डाउ में 90 अंकों के आसपास की तेजी रही। तो अमेरिकी बाजारों से कुछ खास हम ये नहीं कहेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, अच्छी चीज़ें वहाँ से निकल के आई हैं। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो हल्की सी तेजी वहाँ पर 104 का स्तर है। बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो हल्की सी तेजी वहाँ पर है, 4.2 का स्तर है। क्रूड भी रेंज में ही है, जिस रेंज में हम चाहते हैं कि 80 से 85 डॉलर के बीच में ही क्रूड स्टेबलाइज करें, बिल्कुल उसी रेंज में है, $83 के आसपास। लेकिन अगर हम बाकी एशियाई बाजारों से अगर देखेंगे, जापान से खास तौर पे, तो निकेई पहली बार 40,000 के पार निकला है, तो एक बढ़िया संकेत वहां से। हालांकि चीन और हांगकांग वहाँ के बाजार पर थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर बाकी जगहों से संकेत ठीक ठाक ही हैं, चाहे आप एशिया से कहें या फिर आप अमेरिकी बाजारों से कहें। गिफ्ट निफ्टी भी 22,500 के ऊपर है, हल्की सी तेजी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल बढ़िया संकेत यूएस से, बेहतरीन संकेत हम कहेंगे जापान से, 40,000 के ऊपर का इंडेक्स, क्रूड स्टेबल, वहां से कोई टेंशन नहीं,
$83 के आसपास के भाव। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार से किस तरह के आंकड़े बन रहे हैं, एफआईज के और डीआईएस के संकेत आज किस तरह से हैं आज के सत्र के लिए। डिप्टी, शुरुआत एफआईज डीआईएस से करते हैं। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग और एफआईज डीआईएस के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं कम बाजार के लिए आज? तो इसमें कोई चेंज तो है नहीं। सैटरडे का दिन था, ना ही एफएस को जल्दबाजी थी, ना ही मार्केट में कोई ऐसा सौदा था। अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से भी देखोगे तो टोटल वॉल्यूम जितना एवरेज वॉल्यूम पर डे का होता है उसका 7-8-10% भी बामुश्किल नहीं था वॉल्यूम। वो भी थोड़ा रिटेल का पार्टिसिपेशन था बस, और भी कुछ नहीं था। वो तो टेस्ट होना था, इसलिए थोड़ा बहुत लोग भी आए और थोड़ा बहुत काम भी हो गया। एफआईज की होल्डिंग में नो चेंज 35% पे है। डीआईएस की होल्डिंग में नो चेंज करीब 37% पे है। रिटेल की होल्डिंग में नो चेंज करीब 57% पर है। तो तीनों अपनी पोजीशंस को एज इट इज़ लॉन्ग किए हुए हैं। आप पिछले 3 दिन से मेरे को देख रहे होंगे, मैं ये बात कह रहा हूँ कि एफआईज की पोजीशंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पिछले 3 दिन से मार्केट बैक टू बैक हाइज लगा रहा है। और हमने इनफैक्ट स्पेशल ट्रेडिंग सेशन वाले दिन भी नया रिकॉर्ड बनाया। आपको बिलीव भी नहीं हो रहा होगा, हमने उस दिन 400 के लेवल को भी टेस्ट कर दिया बैंक निफ्टी के अंदर जाके। तो ये कुल मिला के सारी बात ये दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर एफआईज इस समय आके नहीं खरीद रहे या नहीं बेच रहे, मार्केट अपने ही वॉल्यूम से उसको एडजस्ट करके ऊपर ले रहा है। कैसे एडजस्ट करता है? वो शॉर्ट कवरिंग से करता है। कुछ हद तक एडजस्टमेंट एफआईज और डीआईएस की होल्डिंग से हो जाती है। तो ये अपने आप में ही सेल्फ ऑटोमेशन पे इस समय मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस बीच एफआईज और आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 48,000 का बैंक निफ्टी लग जाए, और अगर एफआईज घट जाए, मान लीजिए घट गए, तो फिर आपको वापस बेस पे वापस मौका मिल सकता है खरीदारी करने का, क्योंकि वो एट द मिडल ऑफ दिस पाथ है। 35% पे है, 15% से नीचे जाएंगे नहीं, सीरीज़ में भी नहीं जाएंगे, इलेक्शन से पहले भी नहीं जाएंगे। और इस बार तो पार्टीज़ के अब टिकट्स भी आ रही हैं कि कौन कौन कहाँ से लड़ रहा है। तो आप मान के चलिए कुछ ही दिनों में डेट्स भी आ जाएंगी कि किस दिन कहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के एफआईज डीआईएस रिटेल की होल्डिंग में नो चेंजेस। थोड़े सर्कमस्टांसेस फेवर में हैं बुल्स के, वो शायद आगे भी रहेंगे। के फेवर में परिस्थितियां हैं और वो हम निफ्टी पर देख भी रहे हैं। लगातार तीसरे सत्र में हमने तेजी देखी है और स्पेशल ट्रेडिंग सत्र में 22,400 का भी आंकड़ा छुआ है निफ्टी ने। तो डिम्पी, निफ्टी में जो मौजूदा लॉन्ग वाले हैं और जिनको फ्रेश लॉन्ग करना है, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या जो स्टॉप लॉस है वो 22,200 पे शिफ्ट हो गया है? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स का तो पहला बेसिक ये होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है बाद में आपका सपोर्ट बन जाता है। एग्जांपल के तौर पर जो पहला सबसे कट्टर दुश्मन होगा ना आपका, वही सबसे पक्का दोस्त होगा आपका, क्योंकि उसको सारी चीज़ आपके बारे में पता होता है, इसलिए वो आपका पक्का दोस्त बन जाता है। तो पहले 22,200-250 से तो आप फिसलते थे, अब आप 22,200-250 को अपना दोस्त बना लो, यानी कि अपना स्टॉप लॉस लगा लो और ट्रेल करो। ट्रेल करते समय देखो आप नए लेवल पे आ गए हो ना, तो आपके लिए रेजिस्टेंस तो ढूंढे नहीं जा सकते कि हाँ पुराना बाजार यहाँ पे रुकता है। तो फिर आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे पुट कॉल रेशियो से, आप चेक करोगे एफआईज के नंबर से, आप चेक करोगे लिक्विडिटी का फ्लो कितना है सिस्टम में, आप ये चेक करोगे फिबोनाची वगैरह डाल के कि आप और कितनी स्ट्रीम इसमें आ सकती है। तो कुछ एक चीज़ें होती है जिससे पता किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पर आके शायद बाजार थोड़ा रुकेगा। उसमें एक कॉल पुट रेशियो भी होती है और ऑप्शन चेन भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस लेती है। तो 22,500 पहला लगता है। तो जिनके पास भी निफ्टी की पोजीशन है 22,200-250 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये पिछले हफ्ते का लो भी है, हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लो भी बनता है और स्टॉप लॉस की अच्छी रेंज बनती है। और मैं बोलूँगा राउंड कर दो आप 22,200 है ना, इसमें 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे छोड़ देना। 22,200 आप स्टॉप लॉस लगाओ, 22,500 आपका पहला टारगेट है। जिनके पास पोजीशन है वो ज़्यादा कंफर्ट में और पैसा बना के ही निकलेंगे, 100% निकलेंगे, क्योंकि हमने आपको कई बार ट्रेल करवाया। और जो अभी लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ना ये चीज़ माननी पड़ेगी, देखिए अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है और ये आपके लिए भी है, तो लेकिन फिर भी आप 22,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, 22,500 आपके लिए भी टारगेट है। और मेरी उम्मीद है और मैं डाटा को देख के समझ सकता हूं कि 22,500 जल्दी ही आ जाएगा, आपको वेट भी नहीं करवाएगा, हो सकता है नहीं 4 दिनों में भी आ जाए। तो 3-4 दिन में अगर 22,500 आ जाए और इतना कन्विक्शन है डिम्पी अगर आपका, तो मूड तो ये लग रहा है कि शॉर्ट अवॉइड ही करें तो फिर बेहतर है। ये बताइए कि फिर अगर करना ही किसी को, मान लीजिए अगर वो तूल जाएगी नहीं करना ही है, तो कहां पर करे वो?
पहले तो शॉर्ट करने से अभिषेक हमने कई बार अवॉइड करवाया आपको। हमने बैंक निफ्टी में रिग्रेसली बोला कि हम शॉर्ट नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी अगर आपको शॉर्ट करने का कुछ मन भी रहता है तो लेवल्स हम आपके सामने शेयर कर देते हैं। लेकिन हमारे बोलने की टोन से, हमारे बात रखने के तरीके से आपको खुद ही आइडिया लग जाता होगा कि ये भाई साहब शॉर्ट के मूड में नहीं है, लगता है ये तो सिर्फ तेज़ी ही खिलवा रहे हैं। और इसका बैक टू बैक एग्जाम्पल मार्केट ने आपको प्रूव करके दिखा दिया। हम ऑल टाइम हाई पे आके ट्रेड कर रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगा, निफ्टी को भी शॉर्ट करने का समय नहीं है। एक और चीज़ बस मेरे को जो निफ्टी के अंदर आपके सामने रखनी है, जो शॉर्ट के एग्जांपल से जोड़ दूंगा मैं, मार्केट चलते चलते थकेगा भी ना, अभी थका नहीं है। ये थकने का रेशो कैसे पता लगेगा? मैं सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहा हूँ, इनफैक्ट दो चीज़ों पे। एक तो ऑप्शंस चेंज देखते हैं और दूसरा देखते हैं पीसीआर, पुट कॉल रेशो, यानी कि उसकी कितनी रेशो खराब हो रही है। अभी 1.3 पे है, 1.5 पे आके फटीक आना शुरू होगा, थकावट आना शुरू हो गया। तो अभी 0.2 आपके पास पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है थोड़ा मार्केट और ऊपर जाए, इसलिए 22,500 पे आके मार्केट थोड़ा थकने लगेगा। हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक ट्रेड मिल जाए किसी वजह से। तो आपका सौदा क्या बनेगा कि 22,400 450 की रेंज में शॉर्ट करो, 500 सवा 500 का स्टॉप लॉस डालो और नीचे 22,200 तक के लिए वापस टारगेट आएगा। आई रिपीट, 22,500 का ऊपर का स्टॉप लॉस डालना, 22,450 के रेंज में शॉर्ट करना और 22,200 का टारगेट है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे आपकी कन्विक्शन कितनी हाई है, तो मैं बोलूँगा 20% से ज़्यादा मेरा कन्विक्शन ही नहीं है इस पर। मैं तो 80% इस समय लॉन्ग की पोजिशंस लेके बैठा हूँ, ट्रेल कर रहा हूँ या लेना चाहूँगा या किसी भी डिप की वेट करूँगा। मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ, ना होना चाहता हूँ। ठीक है, शॉर्ट के फेवर में नहीं है डिम्पी, लेकिन निफ्टी बैंक की अगर बात कर लें तो एक महीने की ऊंचाई पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में जो लॉन्ग की पोजीशन जिनकी है डिम्पी, वो क्या करें? और क्या फ्रेश लॉन्ग, क्योंकि बड़ी तेजी हमने देखी है 1100 अंकों के आसपास की तेजी से शुक्रवार को, वो क्या करें? देखिए, 1100 अंकों की तेजी के बाद भी बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स को खोया नहीं। यही अपने आप में इसकी अचीवमेंट है कि हमने लेवल्स को खोया कहाँ है। हाँ, हमने सैटरडे वाले दिन इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं किया। वजह आपको मैं बता चुका, इंस्टीट्यूशनल का पार्टिसिपेशन कम था, रिटेल का भी कम था और ये सिर्फ वो ट्रेडिंग सेशन के तौर पर, सिर्फ चेकिंग के तौर पर निकल गया वो सेशन। इससे ज़्यादा कुछ उससे उम्मीद भी मत करते आप। अब आ जाते हैं कि लेवल्स के हिसाब से क्या बनता है। देखो, अभी ना बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया। ये भी गुस्से में है कि सेंसेक्स ने लगा दिया, निफ्टी ने लगा दिया, मैं भी तो लगाऊंगा अपना ऑल टाइम हाई। तो इसके भी रास्ते खुलेंगे ऑल टाइम हाई लगाने के। लेकिन ये ना सिर्फ 11 शेयरों का है और उसमें भी दो मेजर प्रॉब्लम है। एक तो वेटेज की और दूसरा इंस्टीट्यूशनल की चर्निंग की। हो क्या रहा है कि बैंक आईटी दोनों इस जगह पर आके खड़े हो गए कि अपना अपना पैसा बांट लेते हैं, तो पूरा फोर्स नहीं बन पा रहा है एक जगह पर। लेकिन फिर भी 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। पुट कॉल रेशियो इसका 1.29 समथिंग है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे को लग रहा है थोड़ा और अभी चल सकता है। तो बैंक निफ्टी आपके लिए 47,500 47,800, आई रिपीट 47,500 47,800 आपके लिए दो टारगेट बनते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है 47,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना और अपनी पोजीशंस को कैरी करना। क्या नया माल लेना है तो मैं बोलूँगा नया माल मत लो भैया। अगर आप पुराना ले रहे हो तो उसी को कैरी करो और कंप्लीट प्रॉफिट कमाओ। ज़्यादा माल ले लोगे ना तो कंप्लीट प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा। अगर आप नहीं हो तो आप करके देख लो, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। दूसरा बात, थोड़ा वॉल्यूम को भी थोड़ा कम रखना। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा इसको और पकने दो। ये आपको बढ़िया 48,000 हो सकता है, भगवान ने सब कुछ ठीक रखा तो 50,000 भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। डिम्पी, हम निफ्टी बैंक के लिए 50,000 के लक्ष्य की बात तो कर भी रहे हैं, लेकिन ये बताइए शॉर्ट कहाँ करना है? 47,500 48,000 के रेंज में जाकर क्या कंडीशनल शॉर्ट होगा? ये भी कंडीशनल शॉर्ट होगा। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए वर्टिकल राइज होगा, कोई आदमी बहुत तेज दौड़ेगा ना तो उसको रुकना भी पड़ेगा। 1 मिनट के लिए भले वो सांस के लिए रुकेगा, लेकिन वो सांस लेने के लिए तो रुकेगा ना, उसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटी खोजना। तो अभी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो थोड़ा थक गया है, थोड़ा थकेंगे आगे जाके। ये तो कहाँ पे थक सकते हैं? जैसे 47,500 600 700 की रेंज में थोड़ी थकावट आ सकती है। उसमें भी मैंने वर्ड कंडीशनली बोल रहा हूँ कि थकावट आ सकती है, ऐसा नहीं कि थक ही जाएंगे। तो आपको उस समय का डाटा चेक करना, अगर आपको अलाउ करेगा तो शॉर्ट करना, नहीं तो नहीं करना, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको शॉर्ट करने का मन आपने ठान ही लिया है तो फिर आप एक काम करो, 47,600 की रेंज में आके आप एक बार शॉर्ट करो, 47,800 का एक स्टॉप लॉस दो और फिर
200-250 तक का अपना टारगेट डाल देना। आई रिपीट, 47,200 का आपका टारगेट बन जाएगा, 47,800 आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 47,500-600 के रेंज में शॉर्ट करना। जाएंगे कितने? 200 पॉइंट। आएंगे कितने? 600 पॉइंट। लेकिन तब भी एक कंडीशन होगी। आई रिपीट, मैं शॉर्ट वालों के फेवर में नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं तेजी का बॉय हूँ, मैं तेजी वेदी का कोई बॉय नहीं हूँ, मैं दोनों ही खेल सकता हूँ, बाइंग और सेल। लेकिन जो डाटा गएगा मैं उसका गुलाम हूँ। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं डाटा का गुलाम हूं। जो डाटा बोलेगा मैं वही बोलूंगा, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो डाटा ये कह रहा है कि अभी शॉर्ट करने से बचना चाहिए, थोड़ा और खिसक के हम ऊपर आ सकते हैं। ओके, तो जैसा कि डिम्पी जी कहते हैं कि मेक ट्रेंड योर फ्रेंड, तो ट्रेंड अभी क्लियरली ऊपर का है। इन स्तरों पे थोड़ा शॉर्ट से बचे और सही लेवल्स का वेट करें एंट्री लेने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने खास मेहमानों को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं आज की रणनीति और साथ ही कौन से स्टॉक्स उनके रडार पे हैं। स्वागत करना चाहेंगे सोनी पटनायक, जतिन केडिया और मितेश पांचाल का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड सोनी, सबसे पहले आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी पे रणनीति जानना चाहेंगे। क्या आप भी आज यहाँ इन स्तरों पे लॉन्ग के मौके फिर से ढूंढेंगी? जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को यहाँ पे अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली आई थिंक लॉन्ग करने की चांसेस काफी हाई है, और शॉर्ट करना तो अभी एक बार एकदम अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट आपको कोई भी डिप मिलता है इंट्राडे में, दोनों इंडिसेस में, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। निफ्टी के लिए लॉन्ग करने के लिए पोजीशन आपका होना चाहिए करीबन 22,300 टू 22,250 स्पॉट के लेवल में। अगर आपको ये लेवल्स नजर आते हैं तो आप उस लेवल पे लॉन्ग कर सकते हैं। 22,100 स्पॉट में आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 22,600, 22,800। मोस्टली एक पोजिशनल प्ले रहेगा और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। निफ्टी के सपोर्ट ऊपर आते जाते हैं, लाइक 22,000 से लेके 22,100, 22,200 पे भी अभी सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से एक बार वो टेस्ट करेगा 22,600, उसके बाद आपको शायद एक हल्की सी दोबारा डिप नजर आ सकते हैं। सो इंस्टेंटली अभी प्रॉफिट बुकिंग या एग्जॉशन की चांसेस नजर नहीं आते हैं। आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। 22,600 पहला टारगेट रहेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अभी तक वो न्यू हाइज बनाया नहीं है, और वो अभी तक उसको वो कंफर्मेशन देना बाकी है कि वो यहाँ से और भी काफी चल सकता है। बैंक निफ्टी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अभी काफी फेवरेबल है। इस लेवल पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। एनी डिप टुवर्ड्स 47,000 भी आप जा सकते हैं। 47, 46,800 के रेंज तक आप बाई कर सकते हैं। 46,000 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए बैंक निफ्टी कैश में। पहला टारगेट बनेगा 48,500। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, आपको 49,500 भी लेवल्स नजर आ सकते हैं। पोजिशनल प्ले रहेगा। बैंक निफ्टी आपको इंट्राडे में इतना ज्यादा नहीं नजर आ सकता है, लाइक इतना लॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखा सकता, बट डेफिनेटली बाई ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर दोनों इंडिसेस में बना है। ओके, इन दोनों ही इंडेक्स पे लॉन्ग करने की सलाह है, पर बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो उस पर आप ध्यान रखिए। 46,000 का स्टॉप लॉस बता रही हैं सोनी। और निफ्टी 50 की बात करें तो 22,600 के टारगेट्स वहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, क्या रहेंगी आपकी ओपनिंग कॉल्स? जी, गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी और एंटायर पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जो एक ऑब्जर्वेशन है। तो स्पेशली शायद डिम्पी जी को ये पसंद आ जाए, कंसिडरिंग वो एफएनओ काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो 2004, 2009, 14, 19 ये सारे इलेक्शन ईयर को अगर आप स्टडी करें, तो मार्च के महीने में इंडेक्स में सबसे बड़ी मूव मिलती है। ये मैंने गुरुवार को भी स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे, एक बेरिश एक्सपायरी के बाद, और आपने 1 तारीख को ही देख लिया। टिपिकली बैंक निफ्टी इस महीने में, अगर हम 2019 की बात करें, तो 10% मूव एक महीने में आई थी। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, बट नॉट एज गुड एज बैंक निफ्टी। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से सबसे पहला टारगेट जो होगा, वो जो गैप जोन है जो निफ्टी ने ऑलरेडी फिल किया था, बैंक निफ्टी में बचा हुआ है 15 और 17 जनवरी के बीच का, जो 48,150, 48,150, ये तो कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। बट मेन चीज तब आएगी जब हम इस लेवल के 100 पॉइंट ऊपर 48,200 स्पॉट के ऊपर अगर क्लोज हो जाए, ये गैप फिल हो जाए, और इसको फॉलो थ्रू अगर इस महीने में मिले, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टारगेट्स दिखा सकती है। ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बोल रहा हूँ, जो पिछले 5 इलेक्शन ईयर्स का डेटा दिखा रहा है, क्लियर कट मार्च के महीने में एक जो मूव होती है, तो बिल्कुल उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। कम से कम 10 to 15% की मूव, इनफैक्ट शायद 2004 या 9 में 25% की मूव इंडेक्स में आई थी। तो इस महीने में डेफिनेटली जो ट्रेंड दिखे उसको राइड कीजिए, और उसके अगेंस्ट बिल्कुल काम मत कीजिए। कोई मिस्टेक भी करनी हो तो उसी डायरेक्शन में कीजिए। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना बिल्कुल ठीक है,
बट बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेड लेंगे तो निफ्टी में करीबन 100-150 पॉइंट, बैंक निफ्टी 300 350 पॉइंट, ये रेंज रख के आप स्टॉप लॉस रख के अगर एक आध दो बार फेल भी हो जाए तो भी आपको एक बड़ी मूव मिलना इस महीने में काफी हाई चांसेस है। तो मुझे लग रहा है अगर ये पिछले 20 सालों से हुआ है तो देयर इज नो रीजन कि इस बार नहीं होगा। और महीने के पहले 2 दिनों में हमने देख लिया, हालांकि शनिवार को ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे क्योंकि वो डीआर था, बट शुक्रवार के वॉल्यूम, शुक्रवार की जो मूव थी उसमें क्लियरली दिखाई दिया कि बैंक निफ्टी एक स्टेटमेंट बना रही है। जहां तक आज के ट्रेड्स की बात है तो दो स्टॉक्स रडार में होंगे। एक तो मेटल सेक्टर काफी अच्छी मूव दिखा रहा है, क्लियर कट ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिंदल स्टील मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 820 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट होगा 875 875। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है लोअर लेवल से जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी वो इप्का लैब्स में आई थी, तो यहाँ पे 1165 1165 स्टॉप लॉस, टारगेट 1275 से लेके 1300 1300 तक हो। ठीक है, इप्का लैब्स भी है प्रशांत के रडार पर, खरीदारी करने की सलाह है। 1275 रुपये का टारगेट इप्का लैब्स के लिए। तो ये दो शेयर प्रशांत की तरफ से, इप्का लैब्स और जिंदल स्टील, दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह है। नितेश जी गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से हैं और आप क्या सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और द पैनलिस्ट। देखिए, जो प्रशांत जी ने बोला वो सही है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। बारी बारी यही चीज सभी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं और डिम्पी जी ने भी बहुत खूबसूरती से आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। जितने भी सवाल आपने पूछे कि शॉर्ट कहाँ पे करना चाहिए, तो एक ही चीज है कि जो डेटा दिखता है उसके ऊपर जाए और सब्जेक्टिव एनालिसिस न करें। और मेरे हिसाब से डेटा अभी यही बता रहा है कि एक मैराथन राइड अभी भी बैंक निफ्टी में बाकी है। अगर आप पीएसयू बैंक्स देखें तो वहां पे पार्टिसिपेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। सो वी आर ऑफ द व्यू के आपको मंदी करनी है या तेजी करनी है, फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन अभी जो मार्केट हमें जो दिखा रहा है वो यही है कि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमको ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। सो नॉट इन शॉर्ट वी आर गोइंग विद द ट्रेंड विद द क्लाइंट्स। सॉरी, 3 स्टॉक है जो सिस्टम और मेथड हमको अभी रुझान करा रही है कि यू हैव टू गो वेरी लॉन्ग इन दैट। सबसे पहला तो बैंकिंग स्टॉक्स में से फेडरल बैंक है। हमें लग रहा है कि 140 टू 148 के बीच में जो एक्यूमुलेशन हुआ है वो अल्टीमेटली एक ट्रेंड रिवर्सल है और ये नए ट्रेंड की बिगिनिंग है। तो फेडरल बैंक में 153 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 140, टारगेट पहला रहेगा 180, दूसरा टारगेट रहेगा 190। हमें लग रहा है कि फेडरल बैंक बहुत ही स्ट्रांग अपमूव आने वाले दिनों में दिखाएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है आईआईएफएल। अगर आप आईआईएफएल की चार्ट पैटर्न देखें तो 580 से लेके 600 के बीच में मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रांग एक्यूमुलेशन हुआ है और 605 के ऊपर डेली और वीकली चार्ट के ऊपर एक कंफर्मेशन मिला है ट्रेंड रिवर्सल का। तो आईआईएफएल में 618 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 558 का, टारगेट रहेगा 695 का। लास्ट स्टॉक है जुबिलियंट इंग्रेवा। जुबिलियंट इंग्रेवा में अगर आप देखें तो 450 के ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिला है और 482 टेक्निकली आवरली और डेली चार्ट के कॉम्बिनेशन में एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है सिस्टम के ऊपर। तो 486 के ऊपर जुबिलियंट इंग्रेवा का स्टॉक जो है उसको बाय रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 437.50 का, टारगेट रहेगा 535.50। ठीक है मितेश जी, आपका फेडरल बैंक मेरे को काफ़ी पसंद है और ये कभी भी बाइंग ऑन डिप्स का कैंडिडेट बनता है। इसमें काफ़ी बज़ है और काफ़ी चल सकता है ये शेयर, इसलिए मैं आपके इन तीनों शेयरों में से मेरे को फेडरल बैंक बहुत ही पसंद आया। 180 190 पोजिशनली टारगेट बनेगा, ज़रूर इसका फ़ायदा लेना चाहिए। दूसरा IIFL आप बता रहे हैं और तीसरा जुबिलेंट इंग्रेवा के नाम से कंपनी है, ये जुबिलेंट ग्रुप की ही कंपनी है, तो आप इसका भी फ़ायदा लीजिएगा। तीनों के स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। आगे बढ़ें, जतिन और सोनी के ट्रेड भी बाकी हैं। जतिन आपसे करते हैं जरा शुरुआत। गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं आपकी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारे ट्रेडिंग कॉल्स दोनों ही बाई साइड की तरफ होंगे। जो पहला ट्रेडिंग कॉल होगा वो GMR इंफ्रा होगा। GMR इंफ्रा में देखा है कि रिसेंटली करेक्शन आया था, और रिसेंटली जो करेक्शन आया था वो अपने 40 डे पे एवरेज पे आके एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। मेरे को लगता है कि जो बाइंग डिप का कैंडिडेट है वो एक सपोर्ट पे आके बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहिए इसमें।
89 और 92 के हमारे टारगेट्स रहेंगे और इसमें मैं 84 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। जो दूसरा ट्रेड होगा वो पिरामल एंटरप्राइज में होगा। तो पिरामल एंटरप्राइज में हमने देखा है कि एक सस्टेन्ड डाउन मूव के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल के साइंस डेली चार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये तो करेक्शन फेज़ में से अभी निकलने की ट्राई कर रहा है और साइंस भी है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो पिरामल एंटरप्राइज में लॉन्ग करने की सलाह दूँगा। 970 और 995 के टारगेट्स रहेंगे और 924 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। सर ये बात आपने अच्छी बताई कि ये अपने करेक्शन या अपने बाय जोन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और शायद चले। ध्यान रखिए पिरामल एंटरप्राइजेस चला हुआ शेयर नहीं है। एक बार आप एक काम कर सकते हैं, जरा इसका मंथली चार्ट दिखा सकते हैं आप। पिरामल एंटरप्राइज का मंथ का भी दिखाना और 6 महीने का भी दिखाना आप, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। और ध्यान दीजिएगा पिरामल एंटरप्राइज किसकी कंपनी है, ध्यान दीजिएगा ये भी फार्मास्यूटिकल ये इससे जुड़ी हुई फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी, इसमें से फार्मा अलग हो गया। ये 1 महीना है, सिर्फ 12 रुपये। इससे ज़्यादा तो बड़े बड़े शेयर्स चल चुके हैं। ये 3 महीना है, 1 से 2 रुपये। तो ये क्या ना बेस वाला काम कर रहा है। मेरे को बड़ा प्यारा लगा आपका ये शेयर सर पिरामल एंटरप्राइज। मेरे को उम्मीद है कि शायद ये शेयर 995 और जब ये 1000 के ऊपर जाएगा ना तब ये और स्पीड पकड़ेगा। मैंने इसको ज़रूर नोटिस कर लिया सर आपकी लिस्ट में। सोनी पटनायक आपके शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। जी डिम्पी जी, मेरा पहला शेयर रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ में हमने देखा है कि काफी अच्छे से 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले उसने टेस्ट किया था लोज ऑफ 880, बट क्लोजिंग उसकी 900 के ऊपर आया था। एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट दिया है उसने अबव 900, सो यहाँ पे आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की सी अगर डिप आपको नजर आते हैं टुवर्ड्स 918 916, आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 890 और टारगेट रहेगा 960 टू 980। दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाई है रिलायंस के लिए। रिलायंस भी काफी अच्छे से चला है और ये भी हमको एक ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक जितना भी निफ्टी चला है वो रिलायंस के कंट्रीब्यूशन के बिना चला है। एक रेंज में रह रहा है रिलायंस फ्रॉम 2900 टू 3000, ये रेंज मेंटेन कर रहा है। बट अग्रेसिव लॉन्ग बिल्डर पोजीशंस नजर आ रहे हैं लास्ट 2 डेज में। रोल ओवर्स भी काफी डिसेंट हुए हैं रिलायंस में। सो हम कल अभी लगता है कि रिलायंस वो अपना जो रेजिस्टेंस है 3000 उसको क्रॉस करेगा। सो करंट लेवल पे आप रिलायंस बाय कर सकते हैं। हल्की सी अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 29870, वहां तक भी आप बाय कर सकते हैं। और 2920 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 3050 3070। इस पूरे ट्रेडिंग कॉल में ना एक ही कमी छूट रही थी कि कोई बड़ा हैवी वेट नहीं आ रहा है। आप देखो मितेश सर की कॉल, प्रशांत की, जतिन की, तो उसमें एक मेजर हैवी वेट कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं था। सोनी पटनायक ने वो कमी भी पूरी कर दिया और वो बता दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। और उन्हें एक रियल एस्टेट का जॉइंट भी दे दिया आपको, डीएलएफ। तो उनके दोनों शेयर वेटेज वाले हैं, अपने अपने सेगमेंट के बड़े शेयर्स हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, सोनी के जो दोनों शेयर हैं उसमें डीएलएफ है, रिलायंस है। जतिन सर के जो ट्रेड है उसमें जीएमआर इंफ्रा है और साथ ही पिरामल एंटरप्राइज है जो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। प्रशांत की जो कॉल्स हैं वो उसमें इप्का लैब है, साथ ही जिंदल स्टील है। एक स्टील वाली कंपनीज को ना भूलिएगा, ये सीरीज़ पूरी की पूरी मेटल्स के नाम पे रह सकती है। मैं सिर्फ जिंदल की बात नहीं कर रहा, आप किसी और मेटल्स को भी चेक करेंगे ना तो आपको शायद अच्छे साइंस दिखने लग जाएं। और मितेश सर की जो कॉल्स है उसमें फेडरल, आईएफएल फाइनेंस और जुबलेंट इनग्रीवा, ये सारी की सारी कॉल्स हैं। और अभी तक किसी मेहमान ने शॉर्ट नहीं करवाया और सभी ने आपको रखा कि या तो बाइंग ऑन डिप्स करो या तो इन शेयर्स के साथ में फ़ायदा उठाओ। आप भी कोशिश करना ऐसे ही करना, ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं, समझना नहीं, और जैसा बाजार बोल रहा है वैसे ही करते चलोगे, पैसा बन जाएगा। शिष्टि ठीक है, पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पे कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे आइए वो समझ लेते हैं। और वो बताने के लिए आज हमारे साथ शरद दुबे मौजूद हैं। शरद एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आए हैं और आते ही काम पे लग गए हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, काम तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि सैटरडे को ट्रेडिंग सेशन था और मैंने देखा कि आधा काम तो हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, स्पेशली ऑर्डर को फ्लोज को लेके और पावर सेगमेंट को लेके, तो मॉइल फोकस में रहने वाला है। फरवरी की प्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 15% का जो है प्रोडक्शन ग्रोथ आया है। वही इन्फो एज की बात करें तो कंपनी के जो 4 मोबाइल ऐप्स थे
जो ओवर द वीक जो है हमने देखा था गूगल प्ले स्टोर ने उन्हें डीरजिस्टर किया था। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि उनकी 4 वेबसाइट्स जो है, जो ऐप्स है, वो वापस गूगल प्ले स्टोर में रीइंस्टेट हो गए। यानी कि जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, जो रफली 95% ऑफ इंडियन मार्केट में हैं, वो अब यूज़ कर सकते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी को एक पावर परचेज एग्रीमेंट मिला है 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट को लेके। वही स्वान एनर्जी, यहाँ पे उनकी आर्म ने जो है लगभग 2200 करोड़ की जो डेट है उसकी रीपेमेंट कर दी है, और ग्रुप लेवल पे जो है अभी डेट जो है घट के 1700 करोड़ हो गया है। ऑफ कोर्स स्टॉक में जो है इंपॉर्टेंट फंड रेज भी देखा था, जहाँ पे मार्की इन्वेस्टर्स आए थे और स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी भी आई है। सिग्नेचर ग्लोबल है आपके एनसीआर के इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट प्लेयर। यहाँ पे उनकी जो लग्जरी प्रोजेक्ट की जो सेल्स हुई है वो लगभग 3600 करोड़ की हुई है। वही एसजीवीएन की बात करें तो इनको जो है लगभग 200 मेगावाट का गुजरात में ऑर्डर आया है, जिसका वैल्यू 1100 करोड़ रुपए का है। एनटीपीसी भी फोकस में रहेगा। लगभग 17,000 करोड़ का सिंगरौली थर्मल प्रोजेक्ट में जो है इन्हें अवार्ड देखने मिला है। और आखिर में पीएसपी प्रोजेक्ट्स में भी देखें तो लगभग 360 करोड़ रुपए का जो है इंपॉर्टेंट वर्क ऑर्डर्स है। तो आज सुबह एंजल वन का भी जो है अपडेट आया है, मंथली अपडेट, जहां पे नंबर्स जो है ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे थे। स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो आज आपके रडार में होने चाहिए। तो मोबाइल, इन्फो एज समेत ये तमाम जो स्टॉक्स हैं आपके फोकस में होना चाहिए। और स्वान एनर्जी सब्सिडरी स्वान एलएनजी ने अपना पूरा का पूरा कर्ज चुका दिया है 2200 करोड़ का, और ग्रुप पे जो कर्ज है उसमें भारी कमी आई है। अब 1700 करोड़ रुपए से भी कम का कर्ज रह गया है, 1675 करोड़ रुपए टू बी स्पेसिफिक्स। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं, कहाँ पर वो बुलिश हैं, कहाँ पर बेयरिश हैं, ये बताने के लिए हमारे सीईओ गौरव जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्या रिकमेंडेशन है ब्रोकरेज की तरफ से? सबसे पहले बात करते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल की, जहाँ पे इक्विरिस ने लॉन्ग रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 160 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि कंपनी कहीं पे एमएसएमई लेंडिंग में है, बैंक बैक्ड है, और उसके अलावा फिजिटल मॉडल जो है वो फॉलो करती है, और इसी सब के चलते हुए एसेट ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, और 29% का AUM हमें देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में, और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है फेड बैंक फाइनेंशियल के लिए इक्विरिस की तरफ से। अगली हम बात करते हैं गल्फ ऑयल की, जहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ ने बाई रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 1250 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके कुछ सालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टस रहेगा कंपनी का। कॉम्बिनेशन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा है ग्रोथ के लिए कंपनी के, और इसी के चलते हुए हमें केगर ग्रोथ जो है अर्निंग्स में वो 11.4% का देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में। और आगे जाके कंपनी का ब्रांडिंग को लेके जो भी अग्रेसिव आउटलुक है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन रोल आउट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है अपना बैटरीज और EV फ्लूइड्स में, और इसी सब के चलते हुए एक हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसे मानना है ICICI सिक्योरिटीज़ का। अगली बात करते हैं स्टील कंपनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होनी चाहिए बाजार की चाल, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे निकुंज की नज़र में। और अब हमारे साथ ET नाउ स्वदेश और ET नाउ के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जी जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। ये ट्रंकेटेड वीक रहने वाला है और बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में क्या कुछ पोजिशनिंग होनी चाहिए, और सर आपकी नज़र कहाँ पे है? देखिए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत सिलेक्टिव है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे शेयर मार्केट के अंदर जो हमने दिसंबर जनवरी में देखा था, नवंबर दिसंबर में दे रहा था, उस प्रकार की कोई लहर है मार्केट के अंदर। हमने जो लास्ट वीक देखा, हमने देखा था कि बिग शेयरों में ब्रेकआउट हुआ है, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मार्केट के अंदर चर्न हो रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी आ चुकी है, वहाँ पर हर चीज़ 52 वीक हाई पर नहीं है, और मार्केट के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। मगर जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि विश्व में और ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। जापान मुस्तैदी से बढ़ रहा है, नैस्डैक ऑल टाइम हाई पर है। 3 मार्केट्स को मैं हमेशा देखता हूँ जो हमें बताते हैं ट्रेंड कहाँ जा रहा है। नंबर 1 इंडिया ऑल टाइम हाई, नंबर 2 नैस्डैक ऑल टाइम हाई, और जापान के अंदर भी अगर आप देखें तो एक प्रकार की कॉन्ट्रा बाइंग चल रही है। तो ग्लोबली इस समय सपोर्ट अच्छा है। और इस मार्केट के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद क्या उसको दिशा मिल गई है, और अगर मार्केट को दिशा मिल गई है तो 1000 पॉइंट की भी निफ्टी रैली तो वो 200-300 पॉइंट पे नहीं रुकेगा, वो 1000 से 1200 पॉइंट की रैली ज़रूर आ सकती है। मार्च के अंदर कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है, क्योंकि कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है तो मार्केट के अंदर जो मूड रहेगा वो लिक्विडिटी, मोमेंटम और डायरेक्शन जो रहेगा उन पर बेसिस रहेगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ अच्छे हैं, लिक्विडिटी इस समय ठीक ठाक है, और लोकली हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में लार्ज कैप आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो बड़े शेयरों पर नज़र रखें, वहीं पर मुझे आउट परफॉर्मेंस दिखती आती है।
अच्छा, बड़े शेयरों की बात करें तो स्टील सेक्टर काफ़ी एक्शन में है। पिछले पूरे हफ्ते उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया, पर सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है सर, उसमें कई सारे स्टील काउंटर्स पे उन्होंने टारगेट प्राइस घटाया है, पर पिछले 1-2 हफ्ते में हिंडाल्को ऐसा स्टॉक था जो उनको पसंद आ रहा है। ऐसे में सर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टील सेक्टर को कैसे देखें और कैसे पोजिशनिंग करें? देखिए, शायद सीएलएसए की रिपोर्ट से मैं इतना सहमत नहीं हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि जीडीपी में आपको एक अपसाइड आ रही है। जब जीडीपी में अपसाइड आती है, नॉर्मल जीडीपी अच्छी चलती है, तो स्टील सेक्टर के अंदर हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो डिमांड को लेकर के मुझे समस्या नहीं लगती है। दूसरी, चाइना के आंकड़े इतने ख़राब नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये भी बात चल रही है कि चाइनीज़ अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देंगे। अगर डिवैल्यूएट करते हैं तो चाइना में और हम ग्रोथ देख सकते हैं, हो सकती है। तीसरा, अगर आप देखिए, कोल के प्राइसेस नीचे आ चुके हैं ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ। ईयर ऑन ईयर में काफ़ी गिरावट आई है, मंथ एंड मंथ में भी गिरावट आई है। कोल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। 20% से ज़्यादा कोल का जो रॉ मटेरियल है वह स्टील कंपनी से आता है। तो हालांकि स्टील एक ग्लोबल सेक्टर है जिसके अंदर एक क्लियर व्यू लेना हमेशा मुश्किल होता है, बिकॉज ये प्राइसेस ग्लोबल डिनोमिनेटेड होती हैं। मगर मेरा मानना है कि डिमांड जो तीन जगहों से हमें पता लगता है, ग्लोबल कैपेसिटी, ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल रॉ मटेरियल्स। अगर डिमांड आप देखें तो ग्लोबल डिमांड इतनी ख़राब नहीं है। रशिया से ज़्यादा स्टील नहीं आ रहा है। चाइना इंडिया के अंदर स्टील की खपत बढ़ रही है। तीसरा, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वह नीचे आ रहे हैं, स्पेशली ऑन द कोल फ्रंट। एंड चौथी, अगर आप बात करें, वैल्यूएशंस भी इतनी ज़्यादा मुझे स्ट्रेच नहीं लगते हैं कि आप बोल सकते हैं कि इन स्टील स्टॉक्स के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे एनालिस्ट से बातचीत करने पर ये समझ में आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा फ्रंटलाइन शेयर्स पे रहो अभी आप, क्योंकि लीडरशिप दिखेगी तो फ्रंटलाइन में अभी बहुत पैसा बन सकता है। सर, फ्रंटलाइन में तो रिलायंस भी है और एचडीएफसी भी है। एचडीएफसी तो बिल्कुल ही नहीं चला अभी, और रिलायंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला। इन दोनों के बिना हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगले ये दोनों मेजर शेयर ड्राइवर होंगे और हमको और आगे लेके जाएंगे? ये डिम्बी, रिलायंस तो चल चुका है। देखिए, अगर आप 2 महीने की चार्ट की बात करें या इस साल की बात करें, तो आई थिंक रिलायंस विल बी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द निफ्टी। रिलायंस शायद इस साल 15% चला है। चार्ट्स देख लेते हैं, डायरेक्टर साहब फाइल करें, जहाँ तक मुझे याद है, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग। इस YTD चेंज अगर आप देखें रिलायंस का, हालांकि 2 महीने ही पूरे हुए हैं, लगभग 2 महीने, रिलायंस करीब 15% चला है। तो 15% मूव रिलायंस के लिए एक बहुत ही बड़ी मूव है। रिलायंस के अंदर आप जियो की वैल्यू अगर आप ऐड कर दे 300 रुपये और होता है, तो रिलायंस एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस में है। HDFC बैंक से मैं सहमत हूँ, मगर HDFC बैंक के कारण है जिसकी वजह से वह नहीं चल रहा है। मार्केट को उन्होंने बोला था कि वो 15 से 16% ग्रोथ करेंगे। अब जो ग्रोथ हो रही है वो 12 से 13% हो रही है। नियर टर्म में समझ में मार्केट को आ गया है कि वो निम्स को अंडर प्रेशर रखेंगे। अगर निम्स को अंडर प्रेशर वो रखते हैं तो उसकी वजह से जाहिर सी ग्रोथ को ग्रोथ अंडर प्रेशर रहेगी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि टॉप लाइन इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। अगर वो क्रेडिट ग्रोथ को स्लो रखते हैं तो टॉप लाइन नीचे रहेगी, जिसका मतलब है कि FY25 इज़ नॉट गोइंग टू बी बम्पर ईयर फॉर HDFC बैंक। और शायद इसी बात को लेकर के मार्केट इस समय थोड़ा इतना एक्साइटेड नहीं है। आपको उन क्षेत्रों की तरफ मूव करना पड़ेगा जहाँ पर ग्रोथ आपको लगता है कि पिछले 2 साल से या पिछले 2 क्वार्टर से ज़्यादा है। तो रिलायंस की जो ग्रोथ आ रही है वो आने वाली FY25 में ज़्यादा रहेगी, HDFC बैंक की कम रहेगी। तो हालांकि HDFC बैंक एक लार्ज स्टॉक है, हाईएस्ट वेटेज है, मगर उसके टेक्निकल फैक्टर्स इस समय एट प्ले पर है, जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरा, HDFC बैंक के अंदर डिम्पी अगर आप देखें तो सब एक प्रकार से HDFC बैंक के अंदर फुल्ली इन्वेस्टेड है। मतलब अगर मैं हाथ का इशारा करूं तो HDFC बैंक सबके यहाँ तक है। तो नया बायर जब तक नहीं आएगा HDFC बैंक के अंदर, ग्रोथ जब तक वापस नहीं आती है, वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। जी निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। अब देख रहे हैं कि इलेक्शंस को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आपका क्या मानना है कि इलेक्शन के अराउंड कोई स्पेसिफिक कोई रणनीति बाजार में बना के शुरू कर देनी चाहिए? और दूसरी चीज़ कि कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके हिसाब से 2 या 3 जहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मार्केट इस बार इलेक्शन को लेकर के एकदम भी चिंतित नहीं है। और जो प्री इलेक्शन रैली की जो बात हम कर रहे हैं, मुझे लगता है प्री इलेक्शन रैली का कुछ बड़ा हिस्सा आपको जनवरी और दिसंबर के महीने में ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि उस बात पे ज़रा गौर करना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन के बाद मार्केट के अंदर जो प्री इलेक्शन रैली का जो मूव था, मुझे लगता है कि आ चुका है। दूसरा, आपने क्षेत्रों की बात करी, तो देखिए हमें ये समझना पड़ेगा सरकार का फोकस कहाँ पर है और सरकार की बड़ी टेलविंड कहाँ पर है। तो डिफेंस, रेलवेज, इनके अंदर सरकार की टेलविंड है और रहेगी, मगर कहाँ नहीं टेलविंड आ सकती है। मेरा मानना है कि एग्री रिफॉर्म्स हैं जिसमें सरकार इस समय थोड़ा अपने
प्लान से पीछे चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और स्पेशली मोदी 3.0 के अंदर जो बड़ा एक रिफॉर्म आ सकता है जो देश में नहीं हुआ है वह एग्री रिफॉर्म। सो एग्री रिलेटेड थीम्स पर नज़र रखें। मुझे लगता है कि वहाँ पर मई के बाद, जून के बाद, जुलाई के बाद बड़े रिफॉर्म्स आ सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं रेलवेज़ की, मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, मगर रेलवे से रिलेटेड मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भाई रेलवे और कोल इंडिया ने टाई अप करा है कि कोल की जो समस्या है उसको कैसे कम करा जा सकता है, उससे कितनी बड़ी सेविंग आएगी। तो उस प्रकार की छोटी छोटी थीम्स पे ज़रूर नज़र रखिए। तीसरा, पावर के अंदर नज़र रखिए। देखिए डिम्पी, सृष्टि, अभिषेक, इलेक्शन आने वाले हैं, गर्मी आने वाली है और मेरा मानना है कि इलेक्शन और गर्मी से राहत इलेक्शन से जब मिलती है जब आपको बिजली मिलती है। तो मुझे लगता है कि बिजली की डिमांड को लेकर के अपटिक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। पावर कट से समय नहीं होंगे, स्पेशली अप्रैल, मई और जून के महीने में, तो पावर डिमांड आ सकती है। पावर डिमांड से रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं उन पे भी ज़रूर नज़र रखें। ठीक है, शुक्रिया निकुंज सर जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही बेहतरीन इंसाइट्स शेयर करने के लिए। तो डिफेंस हो गया, पावर हो गया, रेलवे हो गया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मोटा मोटी आप बिल्कुल अपने ध्यान में लेके चल सकते हैं और जो भी तर्क आपको बताए गए हैं वो तो काम करेंगे ही अपने। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है ये जानने का कि भसीन के बेहतरीन शेयर कौन से हैं। लेकर आएंगे खास सेगमेंट। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज संजीव भसीन। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बाजार ने तो 22,400 को भी पार कर लिया। भसीन साहब, आपसे तो बातचीत हो ही रही थी शनिवार को भी। आप एक व्यू दीजिए बाजार पर और कोई अपडेट हो तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। तो सिर्फ हम नहीं है, डाउ भी न्यू हाई है, नेस्डैक भी, निकेई 40,000 टप गया और यहाँ नंबर तो जीडीपी के नंबर स्ट्रॉन्ग इंडिया में ही आ रहे हैं। साथ में कैपेक्स और आई थिंक एफआईएस की जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो ह्यूमंगस है। तो लार्ज कैप्स में जैसे मैंने आपको कहा वहां रुझान है। आप याद कीजिए, हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि मेटल्स आर अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक डॉलर और मुझे लगता है डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स और घटेंगे, which means metals as a proxy become very sweet। दूसरी बात, कल परसों आपने जिक्र देखा तो आईओसी ने एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को प्राइसेस बढ़ा दिए और ये भी एक आश्चर्य लोगों को था कि इलेक्शन से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे दबाव। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। अगर प्राइस बढ़ती है तो वो प्राइस बढ़ा रहे हैं और आपको शायद जिक्र ना हो तो रुपया स्ट्रांग हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर दी ओएमसीज। तो ओएमसीज मेरे टॉप पिक है। कुछ आपको पुराने बता दूं, कॉनकॉर, ओएनजीसी अभी भी मेरे टॉप पिक्स हैं और दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज दिया था 3220 वाला, वो 3550-3600 हो गया। और मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं एचडीएफसी और आरबीएल बैंक जो मेरे पास्ट है ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज आपके लिए 4 पिक्स हैं और मैं चारों में सोचता हूं कि अच्छा मौका है। 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुल मार्केट में आपको नए आइडिया, नई डायरेक्शन चाहिए। कुछ रेपिटेटिव है, कुछ आपको थीम्स है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ अंडरलाइन फंडामेंटल स्ट्रांग है। हम ज्यादातर वहां फोकस कर रहे हैं अभिषेक जहां वैल्यू भी है, लार्ज कैप भी है और आपकी एंट्री और एग्जिट भी है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के यहाँ आपको 8 से 10% रिटर्न जल्दी मिल जाए तो प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ डायरेक्शन पे है, कोई सस्ती नहीं है। बिल्कुल भसीन जी, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? तो सृष्टि, पहला है एयू बैंक। मैंने फ्राइडे सैटरडे को भी आपको कहा था एयू बैंक आर्ग्यूबली महाराष्ट्र को छोड़ के सारे रीजन में एक टॉप प्लेयर है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल भारत। और जो उनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो सरप्राइजिंगली अपसाइड पे कैप कर रहा है, विच मींस उनकी जो कासा रेशियो है वो आने वाले क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग है। और अगर रूरल इनकम बढ़ती है तो एयू बैंक बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर दैट। 625 का पहला टारगेट है, 650 का दूसरा, लेकिन 561 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा मैं आपको फिर बोलता हूं आईओसी 195 रुपए से 165-66 आ गया। आर्ग्यूबली आईओसी के जो रिफाइनिंग मार्जिन, जो उसके बिजनेसेस हैं, आज जो आपकी मोदी जी पावर के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, ये सब आईओसी बिकम द कॉन्डूट फॉर दैट। अगर आप इंडिया प्ले में एनर्जी लेते हैं, ओएनजीसी आईओसी आर द बिगेस्ट कॉन्डूट। 190 का भाव मुझे फिर वापस दिखता है। अभी आप 185 के लिए खेलिए और टारगेट स्टॉप लॉस रखिए 165। दूसरा एचपीसीएल, अगेन 600 से 505-560 में आपको मिल गया। 505 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए
और टारगेट होना चाहिए 550 का। HPCL अगेन विल कम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रुपी आर इन अ स्वीट स्पॉट। चौथा है पतंजलि। मैंने पहले भी कहा रूरल इनकम्स बढ़ने वाली है, सरकार की तरफ से फार्मर और को रिलेटेड जो एग्री इनकम्स है वहां पे ज्यादा वो होएगा, और आज की डेट में सबके पास एस्पिरेशन एंड पावर है। पतंजलि इज आर्ग्यूबली द बेस्ट एस्पिरेशनल प्ले ऑन रूरल इनकम्स। जैसे लीवर पहले था और लीवर का मार्केट शेयर में वो गेन कर रहा है। मेरे को तो पतंजलि का एक साल में 2,500 रुपए का भाव दिखता है। अभी 1900 के टारगेट के लिए लीजिए, 1510 का स्टॉप लॉस, लेकिन ये लेके रखिए, क्योंकि ये जो वेल्थ आएगी अगर इलेक्शन में जिस तरह से स्वभाव चल रहा है, तो रूरल इनकम्स विल बी द रियल किकर फॉर ड्राइविंग ग्रोथ ऑन द कंजम्पशन स्टॉक, जो 2 साल से कुछ नहीं कर रहे। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से टाइम निकाल के बेहतरीन शेयर्स देने के लिए और थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम निकाला आपने। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर्स जिन पे आज खबरें थी, जरा उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं। सोनी पटनायक का, मितेश पंचाल, प्रशांत सावंत, जतिन कोडिया हमारे साथ बने हुए हैं। इन सभी से हम फटाफट से स्पीड से अब सारे के सारे शेयर्स लेंगे। एक काम करें सोनी, आपसे शुरू करें। इन्फो एज बहुत पिटा था इस वजह से कि उसके ऐप्स हटा दिए गए थे गूगल प्ले स्टोर से, वो वापस से आ गए हैं। हाँ, ये पॉजिटिव खबर है। आप मेरे को जरा बताइए, इन्फो एज वापस चल सकता है, पुल बैक वाली जगह पर है या थोड़ा वेट करना चाहिए अभी? आई थिंक डिम्पी जी यहाँ पे थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा। सपोर्ट से बाउंस किया है जो कि 15150 का एक सपोर्ट है, वो 50 EMA का एक सपोर्ट है। आज अगर ब्रेक नहीं करता है 5150 को तो बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 5300, बट कंफर्मेशन आपका तभी है जब वो 5300 के ऊपर सस्टेन करता है। बट ब्रेक करता है 5150 तो आपको और भी नीचे नजर आ सकते हैं, डाउन साइड लेवल्स ऑफ 4950 के आसपास भी आपको दिख सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा स्टॉक में। ठीक है, खबर पॉजिटिव है, लेकिन सोनी कह रही है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना भी ज़रूरी है, क्योंकि शेयर पहले थोड़ा पक जाए उसके बाद फिर आइएगा ना, इतनी जल्दबाजी क्यों है? तो वेट एंड वॉच के हमने स्टैंप लगाई है, खबर ऑल द पॉजिटिव है। सिग्नेचर ग्लोबल पे भी एक खबर है कि इन्होंने प्री लॉन्च में ही, यानी कि अभी लॉन्च नहीं हुआ था प्रोजेक्ट, उससे पहले ही 3600 करोड़ रुपए का माल बेच दिया। ये लग्जरी प्रोडक्ट है। ये जो जगह इन्होंने बेचा ना, ये साइट मैंने खुद देखी हुई है, जस्ट द्वारका एक्सप्रेस से 100 मीटर दूर भी नहीं है वो, जो इस साइट की बात है जहाँ पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बेचे हैं। गुरांग सर हमारे साथ हैं। गुरांग सर, इस कंपनी को कवर करते हो आप? सिग्नेचर ग्लोबल आपका हाउस करता है सर इसको कवर? अगर नहीं कर रहा तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, वो अगर शेयर कर सके तो आप। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। थैंक यू। तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर डिम्पी अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से काफी चर्चा में भी था, और पिछले साल 1.5 साल में जो रुझान हमने देखे हैं वो भी काफी सकारात्मक और निर्णायक तरीके से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। लेकिन इस स्तर के आसपास हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा चल चुका है, खींच चुका है, शायद मुनाफा वसूली हावी हो सकती है आने वाले समय में। और उस स्तर के आधार पर 2-3 कंपनियों पर जहां पर खरीदारी की राय थी पहले, वहां पर बिकवाली की राय है। मिसाल के तौर पर गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF। सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल है डिब्बी के, इन्होंने प्रयास और कोशिश की है अपने आप को निर्णायक तरीके से स्थापित करने के लिए, और कुछ हद तक इनको सफलता भी मिली है इस प्रयास में। और जिस प्रकार से इसके पहले भी अगर आप देखने जाए तो नोएडा, गुड़गांव के आसपास ही मेरे ख्याल से DLF ने कुछ महीनों पहले 7-7 करोड़ के प्रॉपर्टीज बेचे थे और एक रिकॉर्ड बनाया था। तो मांग स्थिर रहेगी रियल एस्टेट सेक्टर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती भी होती है डिप्पी की, तो इस क्षेत्र को और इसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को काफी सहायता मिल सकती है। ठीक है, डन, पॉइंट टू बी टेकन सर। सिग्नेचर ग्लोबल पे भी आपका एक टेक हमको मोटा मोटी मिल ही गया इस तरीके से। अच्छा, 1-2 शेयर और भी है लिस्ट में। ये ना IEX बहुत बढ़िया चला था, एक बार आप चार्ट दिखा सकते हैं? IEX पे ना 5% का सर्किट लग गया था सैटरडे को भी, जिस समय एक स्पेशल सेशन चल रहा था उस समय किसी को खरीदना था ये शेयर। क्या आज तो खुला सेशन, ले लो, फ्यूचर का शेयर है, कोई बैन भी नहीं है। आप IEX क्या और चलेगा, जरा ये पता कर लेते हैं। मितेश पंचाल, आपसे जरा मैं क्वेश्चन होगा मेरा, IEX चल जाएगा और?
देखिए डिम्पी जी, अगर आईईएक्स का अगर आप चार्ट देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन वहां पे अगर वीकली चार्ट के ऊपर 9 फरवरी 2024 को जो हाई लगा था 154.65, वो अभी तक उसने क्लियर नहीं किया है। हालांकि लोअर लेवल के ऊपर पिछले 3 वीक से स्टॉक डिफेंड कर रहा है। जब भी स्टॉक 138 से 142 के बीच में आता है, बाइंग आ जाती है। स्टॉक डेफिनेटली एक अपर लिमिट उसकी जो है वो सस्टेन करता है। हमारे हिसाब से वीकली चार्ट के ऊपर 155 के ऊपर जब स्टॉक बंद आए, उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल होगा। और उसके बाद का जो टारगेट आ रहा है वो थोड़ा लंबा आ रहा है, विच इज 167, जो 20 जनवरी 2024 का हाई था। तो ये कंडीशनल बाय रहेगा 155 के ऊपर। अब वीकली क्लोज है तो आप बाय कीजिए, जहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 145 का और आपका टारगेट रहेगा 168 का। ओके, तो आईईएक्स के कुछ लेवल्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पर कुछ और काउंटर्स पे चर्चा करें तो मॉइल भी आज एक काउंटर है जो कि फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने प्रोडक्शन डेटा रिलीज़ किए हैं, जहां पे फरवरी महीने में अब तक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और एक बार प्रशांत चार्ट चेक दीजिए मॉइल पे, पिछले 3 दिन से एक अच्छा अपटिक दिखा रहा है ये काउंटर। कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें? क्या 300 के लेवल्स उम्मीद करने चाहिए? जी, ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत अहम सपोर्ट से बाउंस हुआ है, जो करीबन 260-255 के बीच था। ये एक बहुत अहम सपोर्ट होगा इस स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है उसी स्टॉप लॉस से आप क्वांटिटी प्लान कीजिए। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, बट स्टॉप लॉस चेंज मत कीजिए। तो 260 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए वो होगा 310, 310। और 310 के ऊपर अगर सस्टेन करें तो आपको कंफर्टेबली 325-30 के लेवल भी दिख सकते हैं। उसके ऊपर एक बड़ा मोमेंटम आएगा। फिलहाल एक पुल बैक ट्रेड होगा, तो क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान करनी होगी। तो मौजूदा स्तरों पे भी बाई कर सकते हैं। एक अहम सपोर्ट से ये स्टॉक रीबाउंड करते हुए नजर आया है। पर गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। आपसे एक बार जी एंटरटेनमेंट पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए ये काउंटर भी आज खबरों के दम पे फोकस रह सकता है, जहाँ पे पुनीत गोयनका जी की कमेंट्री आई है कि आने वाले समय में 18% तक के इबिदा मार्जिन और 2000 करोड़ के इबिदा का वो टारगेट कर रहे हैं। और अब जितने भी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के आरओआई नहीं दे रहे हैं, उस पर रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, उन सभी सेगमेंट्स को वो हटाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें दोबारा सोचेंगे भी नहीं। इतनी गिरावट के बाद क्या आप भरोसा जताएंगे जी एंटरटेनमेंट पे, और इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय होगी? आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो काफी लंबे समय से खरीदारी की राय जी एंटरटेनमेंट पर रही है और एक दुखती हुई नफ्स के रूप में ये विकल्प जो हमारे तरफ से ये उभरा है, क्योंकि खबरों को लेकर के ज्यादा यहाँ पर उठापटक होती है, बुनियादी तर्क के आधार पर कम। अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागरूकता आई है मैनेजमेंट में कि शेयर धारकों का और कर्मचारियों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, न कि सिर्फ आपको अपना स्वार्थ देखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है उस पर जमीनी स्तर पर काम हो और वास्तविक तौर पर आंकड़ों में बदलाव देखने मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। और सोनी के साथ जो मर्जर की बात थी उसको लेकर के तो मैं ज्यादा इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि क्या परिस्थिति है। अब तकलीफ यह है कि अगर बुनियादी तर्क के आधार पर आंकड़ों में धीरे धीरे करके परिवर्तन दिखता भी है, तो मेरे ख्याल से हर एक ऊपर के पड़ाव में जिन्होंने भी ये मर्जर की खबरें या समाचार सुन करके निवेश किया होगा, वो ऊपर के तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये हो नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्टॉक को यहां से अब ऊपर के तरफ जाने के लिए 250, 250, 300 के तरफ जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और काफी कुछ पड़ाव का सामना करना पड़ेगा। हर एक बिकवाली ऊपरी स्तर पर आएगी उसको लेकर के। ठीक है, जी को लेकर ये व्यू। प्रशांत, स्वान एनर्जी को लेकर एक पॉजिटिव खबर है और खबर ये है कि इनकी सब्सिडरी स्वान एलएनजी ने बैंकों का पूरा कर चुकाया है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि 3000 करोड़ रुपए की QIP किया था और अब जो टोटल जो डेट है ग्रुप पर वो घटकर पहले 4150 करोड़ रुपए के आसपास था, वो घट के 1700 करोड़ रुपए के भी नीचे आ गया है। स्वान एनर्जी किस तरह से देख रहे हैं आप शेयर को और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए?
यहाँ पर अभिषेक जी इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा एक टॉप फॉर्मेशन का पैटर्न नजर आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक अभी हम 730 31 के आसपास क्लोज हुए, जब तक हम फिर से 750 के ऊपर नहीं जाते, मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए। सो कंडीशनल बाय 750 के ऊपर, स्टॉप लॉस करंट लेवल जो है 730 25, और वहां से आपको फिर कंफर्टेबली 800 तक के लेवल मिल सकते हैं, बट 750 जब तक क्रॉस ना हो, मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है, 750 क्रॉस नहीं होने तक अवॉइड करना है। ठीक है, बेहतरीन रणनीति ये भी है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इनको ऑर्डर मिला है 385 करोड़ रुपए का, और ऐसी खबरों को बाजार पसंद करता है अमूमन। जतिन, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, आप बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से? हालांकि हम देख रहे हैं कि शेयर धीरे धीरे करके अब 710 रुपए के ऊपर आ गया है। देखिए, पीएसपी प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है। नीचे में 680 और ऊपर में 810 के आसपास आई थिंक नवंबर से ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड है। मेरे को लगता है कि अराउंड दी लोअर एंड ऑफ द रेंज आया है और वहां से एक पुल बैक हमें देखने जरूर मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि एक पुल बैक ये जो स्टार्ट हुआ है वो और एक्सटेंड हो सकता है ऑन दी अपसाइड टिल 735 और 749, ये दो लेवल्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे टारगेट हम प्लेस करके लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखने की सजेस्ट करूंगा, वो अराउंड 695 का होगा, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। इसके लिए बाई साइड की तरफ ट्रेड लेने का सजेशन रहेगा। ठीक है, डन। 3 3 मिनट के बाद आपको इंडिकेटिव टिक्स आना भी शुरू हो जाएंगे। एक शेयर मेरे को और लेना है जिसपे आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपना बाय इनिशिएट किया है। 1250 का टारगेट दे रहे हैं। शेयर का नाम है गल्फ ऑयल। एक बार आप स्क्रीन पे दिखाएंगे गल्फ ऑयल। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि 1250 आ जाएगा। शेयर अभी 1000 के आसपास चल रहा है। एक बार आप चेक करेंगे। जतिन, आप ही चेक कीजिए इसको, गल्फ ऑयल आपको चेक करना है, गल्फ ऑयल। इसके डेली चार्ट्स एनालाइज करूं तो अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप जो है वो पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड में है। रिसेंटली पिछले एक हफ्तों से थोड़ा करेक्शन आया जरूर है। इसमें अराउंड 1067 से लेके 1000 तक। लेकिन मेरे को लगता है कि ये अगर जो डिप है तो उसको बाई करके ही चलना चाहिए। मेरे को लगता है कि टेक्निकल जो सेटअप है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऊपर में मेरे को लगता है 1100 1150 तक ये जरूर जा सकता है। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा अराउंड 935 का। 935 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। ठीक है। इनफैक्ट 2 शेयर्स के लिए मैं सोनी पटनायक का थैंक यू भी करूंगा। उन्होंने अरबिंदो फार्मा हमको स्पेशल ट्रेडिंग सेशन वाले दिन बताया था, वो काफ़ी अच्छा चला। उसका डेज हाई पे जाके बंद हुआ, 5% पे लॉक हुआ। सोनी, आप तो एक तो ये शेयर भी आप चेक करके रखना, अभी मैं आपके पास आऊँगा। और एक हमारे व्यूअर हैं, आपने हमको एक सेल की कॉल दी होगी, तो वो कह रहे थे कि थैंक यू कर देना मेरे बिहाफ से। तो उनका भी मैं नाम लेके बता देता हूँ, विभू उनका नाम है, और वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो मैं ही आपको थैंक यू कर देता हूँ। आपकी इस कॉल का उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जब सेल की बात बोल रहा हूँ तो गुरांग सर से मेरे को एक क्वेश्चन लेना है। गुरांग सर, इस समय जो डाटा बना, जो सीरीज़ के स्टार्ट में बना, वो मेटल्स को लेकर काफ़ी बुलिश है और चर्निंग का भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से चले हुए शेयर नहीं है अभी भी, तो चर्निंग के भी पार्ट हो सकते हैं। कोई 1-2 शेयर मेरे को आप बता सकते हैं जो आपका कन्विक्शन हाई है? उसमें हिंडाल्को भी डाल सकते हो आप, वेदांता भी डाल सकते हो, उसमें से सीधा स्टेनलेस स्टील की कंपनीज भी डाल सकते हो आप। तो दर्शकों की समझ को सरल करने का मेरे ख्याल से उपाय ये होगा कि मैं एक सूची आपके सामने रख दूं फेरस नॉन फेरस में। वेदांता पर पहले खरीदारी की राय थी डिम्पी, लेकिन लक्ष्य आने के बाद अब बिकवाली की राय है। इसके अलावा जो बाकी अन्य कंपनियां जो खरीदारी की सूची में है वो है टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, ये कुछ कंपनियां हैं सूची में जो पसंद आती है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी खरीदारी की सूची में है डिम्पी। और मेरा मानना यह है कि जो हमने शुक्रवार और शनिवार को जो एक छोटा कारोबारी सत्र था वहां पर जो हरकत देखी है, ये टिकना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि धातु क्षेत्र में डिम्पी थोड़ी बहुत खरीदारी आती है लेकिन वो फिर ओझल हो जाती है।
और बिकवाली हावी हो जाती है। लेकिन अच्छी चीज हमने ये देखी कि इन सब में से टाटा स्टील जो है वो 155 के पास जाकर के हमको बंद दिया है शुक्रवार शनिवार को। तो ये एक अच्छा विकल्प लगता है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से जीएसपीएल, अगर प्राथमिकता देनी है आपको तो ये दोनों स्टॉक्स को दे सकते हैं, अन्यथा ये 4 स्टॉक्स जो मैंने बताया वो खरीदारी की सूची में। ओके, तो ये तमाम स्टील काउंटर्स हैं जहाँ पे रखनी है आपको नज़र। पर इसके अलावा हॉस्पिटल्स पे भी एक बार राय जान लेते हैं, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा कि काफ़ी धुलाई हुई है हॉस्पिटल काउंटर्स की, जहाँ पे सीजीएसएस रेट इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काफ़ी भय था। और साथ ही अब कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर आ रही हैं, एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी समय लगा सकता है, एक लेजिस्लेशन चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या कोई रीबाउंड की उम्मीद करें मितेश? कोई हॉस्पिटल काउंटर जो कि आपको इन स्तरों पे सपोर्ट लेवल पे पसंद आ रहा हो? और मॉर्गन स्टैनली का नोट आया है अपोलो हॉस्पिटल्स पे भी, उन्होंने भी कोई टारगेट में बदलाव नहीं किया है। कोई राय अपोलो हॉस्पिटल्स पे? अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप चार्ट देखें तो 6800 से बहुत ही स्टीफ एक करेक्शन आया है स्टॉक में। और 1 मार्च को फ्राइडे के दिन जो डिप आई है 5940, उसका ही स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड बनता है। तो 5945 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। मेरे हिसाब से विद इन द नेक्स्ट 1 वीक और सो स्टॉक जो है वो 6300 से 6400 तक जाने की गुंजाइश रख सकता है। दिस इज जस्ट शॉर्ट कवरिंग बाउंस, तो वही हिसाब से है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो 4945 के स्टॉप लॉस से ले, टारगेट आपका रहेगा 4350 6400। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे इन स्तरों पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कुछ एक रीबाउंड की देखते हैं कि आता है या नहीं। पर इसके अलावा फेडरल बैंक पे भी एक रिपोर्ट आई है। फेडरल बैंक, एक बार मितेश आप ही इस पे चार्ट चेक दीजिए, क्या कुछ करना चाहिए इस पे? यहाँ पे एक्वेरिस ने 160 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। नहीं सृष्टि जी, आज मॉर्निंग का कॉल हमारा फेडरल बैंक की है। हमें लग रहा है कि डेफिनेटली स्ट्रेंथ रिवर्सल है यहाँ से। और हमने जो हमारे ओपनिंग रिमार्क्स में भी वही बताया कि 160 और 180 का टारगेट आ सकता है। तो डेफिनेटली फेडरल बैंक के ऊपर पॉजिटिव रुझान है। 180 के टारगेट के लिए आप डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, फेडरल बैंक को लेकर ये व्यू। प्री ओपन के टिक्स आ गए हैं। निफ्टी हल्की सी तेजी, निफ्टी बैंक 68, सेंसेक्स में देख रहे हैं कि 200 अंकों की तेजी इंडिकेट हो रही है इस वक्त। सेटल होने देते हैं इसको आराम से, 6-7-8 मिनट का समय अभी लगेगा। लेकिन कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और एक्सपर्ट। कुश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी हाँ अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप तो यहाँ पे बहुत ही एनकरेजिंग है, लेकिन हो सकता है कि मोमेंटम थोड़ा सा थोड़ा सा स्लगिश हो जाए, जिस तरह से ऑप्शंस डेटा और टेक्निकल सेटअप हमें नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। अगर आपको कोई भी डिप मिले 22,300 22,250 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी में एक एनकरेजिंग सेटअप देखने मिल रहा है, जहां पे मार्केट ने एक अच्छा खासा, और अदर बैंकिंग इंडेक्स ने एक अच्छा खासा जंप दिया है। तो 48,000 के पोजिशनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे अब एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। मोमेंटम यहाँ लौटता हुआ नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है, निफ्टी पे भी पॉजिटिव है, बट बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। सिंस बैंकिंग पे हम इतने पॉजिटिव हैं, आई थिंक कैनरा बैंक इज वन स्टॉक दैट कैन आउट परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। तो 600 और 615 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 575 के करीब स्टॉप लॉस लेके चलें। और जो हमारा दूसरा पिक है वो है कैश सेगमेंट से, दैट इज HFCL। इस स्टॉक में हम पिछले 3 दिन से अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक एक अप मूव के लिए रेडी है। यहाँ पे 111 और 114 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 105 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। तो HFCL और कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक्स रहेंगे हमारे आज के लिए। ठीक है, कैनरा बैंक और HFCL, ये 2 शेयर कुश की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी सायदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? ठीक है, शिवांगी से संपर्क टूट गया है, लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, शरद को जोड़ लेते हैं और कुछ और शेयरों पर व्यू लेने से पहले ये समझ लेते हैं कि आज 9 के नवरत्न शेयर कौन से हैं। शरद, बताइए कौन से शेयर होंगे फोकस में आज?
जी बिल्कुल, आज फोकस में रहने वाला है मॉइल, और यहाँ पे जो है याद रखिए फरवरी के प्रोडक्शन नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, रिकॉर्ड लेवल्स पे जो है प्रोडक्शन देखने मिला है, और 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी आई है। स्वान एनर्जी यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन वाली स्टॉक है। यहाँ पे उनकी जो आर्म है उन्होंने लगभग 2200 करोड़ की जो डेट की रीपेमेंट कर दी है। अब जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेट लेवल्स है वो लगभग 1700 करोड़ का है। हाल ही में फंड रेज भी आया था और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्की इन्वेस्टर्स और फंड हाउसेज ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। सिग्नेचर ग्लोबल दिल्ली की आपकी लग्जरी रियल एस्टेट की कंपनी है। यहाँ पे उन्होंने लग्जरी रेसिडेंस की सेल्स की है। गुरुग्राम में लगभग 3600 करोड़ का जो है रेवेन्यू उन्होंने बुक किया है। SGVN 200 मेगावाट का जो है इंपॉर्टेंट सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में लगाए हैं, जहाँ पे लगभग 1100 करोड़ रुपए की जो है इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। वही PSP प्रोजेक्ट्स को भी नए वर्क ऑर्डर्स आए हैं लगभग 400 करोड़ रुपए के। ET की रिपोर्ट आई है जहाँ पे डिक्सन टेक फोकस में रह सकता है, जहाँ पे डिक्सन टेक, सैमसंग और 3 बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको एक्सपेक्टेड है कि जो स्मार्टफोन PLI की जो इंसेंटिव स्कीम है वो लगभग 4000 करोड़ से ऊपर मिल सकता है वित्त साल 2024 के लिए। तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम डिक्सन टेक के लिए देखने मिल सकता है। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा जी। आज एक अहम इन्वेस्टर कॉन कॉल है शाम 8 बजे, और ET में जो थे उनकी मैनेजमेंट ने भी कहा है कि कंपनी की फोकस जो है रहने वाली है एक नई ब्रांड बनाने में, और जो EBITDA मार्जिन का टारगेट रहेगा लगभग 18 से लेकर 20% का रहने वाला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होगी, तो आज स्टॉक में भी फोकस रहेगा। हमारा 8वां स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे जो है कंपनी फोकस में रहेगी वो है फेड बैंक फाइनेंशियल। फेडरल बैंक की ये आर्म है। इक्वेरियस की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है बाई के साथ। टारगेट प्राइस है 260 रुपीज़ पर शेयर। प्रमोटर ग्रुप तो स्ट्रांग है ये पता है, लेकिन जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ेंगे। लगभग 29% का AUM कैगर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन भी अगले 3 साल में है। हमारा आखिरी स्टॉक खबर, ये फोकस में रहेगा त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पे जो है खबर आ रही है कि एक बड़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है उनको स्टीम टरबाइन की मिल सकती है, और इनके जो पियर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी जो चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि उनकी इंक्वायरीज बढ़ गई है, जैसे कि सीमेंस एनर्जी और बेकर ह्यूजेस जैसे एक बड़े जो उनके जो पियर्स हैं उनको लेके। कंपनी की मार्केट शेयर लगभग 15 से लेके 20% तक की है, और एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ेगी आगे जाते हुए। स्पेशली जो रिफर्बिशमेंट हो रही है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन के बिजनेस है, उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। और हाल ही में कंपनी ने जो है US में अपनी आर्म भी खोली है। तो ये 9 स्टॉक्स जो है आज के दिन के रडार में आपके रहने चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी मूव देखने मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और कुछ समय पहले हमने बात की थी फेडरल बैंक की, हालांकि वहाँ पे फेड बैंक की रिपोर्ट आई है। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगी, एक्वेरिस ने 160 रुपये के टारगेट्स दिए हैं फेड बैंक पे। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और इस समय बाजार में कहाँ करें निवेश, कहाँ दिख रहे हैं मौके, ये समझेंगे हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया से। कहाँ पे है उनकी नज़र? मार्केट के अंदर हमने जो लास्ट वीक देखा, हमने देखा था बिग शेयरों में ब्रेकआउट हुआ है, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मार्केट के अंदर चर्न हो रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वॉलिटिलिटी आ चुकी है, वहाँ पर हर चीज़ 52 वीक हाई पर नहीं है, और मार्केट के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। मगर जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि विश्व में और ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। जापान मुस्तैदी से बढ़ रहा है, नैस्डैक ऑल टाइम हाई पर है। 3 मार्केट्स को मैं हमेशा देखता हूँ जो हमें बताते हैं ट्रेंड कहाँ जा रहा है। नंबर 1 इंडिया ऑल टाइम हाई, नंबर 2 नैस्डैक ऑल टाइम हाई, और जापान के अंदर भी अगर आप देखें तो एक प्रकार की कॉन्ट्रा बाइंग चल रही है। तो ग्लोबली इस समय सपोर्ट अच्छा है। और इस मार्केट के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद क्या उसको दिशा मिल गई है, और अगर मार्केट को दिशा मिल गई है तो 1000 पॉइंट की भी निफ्टी रैली तो वो 200-300 पॉइंट पे नहीं रुकेगा, वो 1000 से 1200 पॉइंट की रैली ज़रूर आ सकती है। मार्च के अंदर कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है, क्योंकि कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है तो मार्केट के अंदर जो मूड रहेगा वह लिक्विडिटी, मोमेंटम और डायरेक्शन जो रहेगा उन पर बेसिस रहेगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ अच्छे हैं, लिक्विडिटी इस समय ठीक ठाक है, और लोकली हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में लार्ज कैप आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो बड़े शेयरों पर नज़र रखें, वहीं पर मुझे आउट परफॉर्मेंस दिखती आती है। तो निकुंज की नज़र में जो हमने क्वेश्चन उनसे पूछे उनके वो जवाब देते हुए आपको यहाँ पर दिख रहे थे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। शिवांगी शारदा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी एक बार पता कर लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल्स क्या हैं आज की? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे चेयर कर रहे हैं, काफी अच्छे रोलोवर्स भी आए हैं इस सीरीज में। तो कुल मिला के ये जो एक्सपेक्टेड है तेजी वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी।
ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहला काउंटर जो मेरा रहेगा वो है एक ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स। कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट पूरे ही ऑटो स्पेस में ये एक आउट परफॉर्मर भी रहा है। रिसेंटली एक अच्छे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले वीक में हमने देखा एक प्राइस वॉल्यूम एडिशन और आरएसआई भी एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ टर्न होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1030 के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 975 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एसबीआई पे। एक ही सेशन में फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो है 1100 पॉइंट के ऊपर रिकवर कर दिया है। काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे दिखा है। पिछले सीरीज में भी हमने देखा कि 30% ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हुआ है शॉर्ट साइड में। बैंक निफ्टी में जिस तरह की तेजी है ये पीएसयू बैंकिंग में एक काफी अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगा। एसबीआई ने अपने एक रीसेंट स्विंग यानी कि इसका जो 600 से 777 का स्विंग था उसके 23% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आके वापस सपोर्ट लेके अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 805 के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 760 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है शिवांगी, आपके दोनों के दोनों शेयर हमने नोटिस कर लिए। एसबीआई इनफैक्ट जब फ्राइडे को अच्छा चला उसके बाद लग रहा है जो इसने कंसोलिडेट करना था चलने के बाद वो हिस्सा भी पूरा हो गया है और अभी मार्केट के अंदर वापस से बढ़त दिखा सकते हैं। लेवल्स नहीं पर फ्रीज हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। एक बार जरा स्क्रीन पर वो भी दिखा दो। शायद निफ्टी आपको 400 के ऊपर खुलता हुआ दिखेगा और बैंक निफ्टी के अंदर शुरुआती मोमेंटम उतना फास्ट नहीं होगा। अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये आप देख पा रहे हैं निफ्टी के फ्रीज लेवल 22,400 के ऊपर आज पहला टिक आएगा। 400 हमने सैटरडे को भी टच किया हुआ है और ये आप बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं मामूली सिर्फ 21 ही पॉइंट की बढ़त है। इसमें थोड़ी मेहनत करने की थोड़ी और ज़रूरत होगी। देखते हैं क्या होगा। एक दो शेयर में आपको और दिखा देता हूँ। इन्फो एज वगैरह जो इसमें काफ़ी अच्छा बज़ है। पीएसपी दिखा दीजिए, एसजेवीएन दिखाइए, कुछ ऐसे शेयर्स दिखा। हमने ना नीचे भी डाल दिए हैं टिकर में भी, आप वहाँ से भी आइडिया लगा पाएंगे कि कौन से शेयर में क्या खबर थी और उससे कितना कितना ये शेयर ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। गुरांग सर के पास चलते हैं। गुरांग सर, ये एनर्जी पैक में कोई शेयर पसंद है क्या? ऑयल मार्केटिंग काफ़ी चल चुके हैं, हाथ डालने थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई और शेयर आप दे सकते हैं? इनकी रिप्लेसमेंट तो नहीं है लेकिन इसी पैक में कोई और हो तो। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए गुरांग सर प्लीज। क्षमा चाहता हूँ आपका प्रश्न ऑयल मार्केटिंग की तरफ है या फिर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां जैसे कि टाटा पावर वगैरह? नहीं, मैं सर पूरे इस सेक्टर के बारे में कह रहा हूँ। ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स भी, इससे जुड़ी हुई जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सब से भी, क्योंकि मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मेरे से खरीदी नहीं जा रही इतनी ज़्यादा ऊपर आने पर। मैं सोच रहा हूँ कि इसी सेगमेंट में से कुछ और ढूंढ लूँ, जैसे मैं कोयल इंडिया ढूंढ लूँ, शायद मैं एनटीपीसी मेरे को ठीक लग जाए, या मैं एक काम करूँ कि मैं कुछ इससे जुड़ी हुई एविएशन से जुड़ी हुई कंपनीज पकड़ लूँ, इसमें से कुछ ऐसा ही जो इससे रिलेटेड हो। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो कवरेज में है, लेकिन हाँ ये थोड़े चल चुके हैं तो संभाविक परिस्थिति ये हो सकती है कि थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आ सकते हैं। लेकिन गैस जो कि ऑल्टरनेटिव सीएनजी वगैरह जो थीम है डिम्पी, तो वहां पर पेट्रोनेट एलएनजी पसंद आती है, महानगर गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गुजरात गैस, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर हमारी कवरेज है। इसके अलावा जो कंपनी का आपने नाम लिया, जिक्र किया, कोल इंडिया, वहां पर भी खरीदारी की राय है। ऊर्जा उत्पादन में क्योंकि सरकार बहुत निर्णायक तरीके से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दे रही है और सोलार और विंड एनर्जी को लेकर के काफी कुछ नई क्षमताएं आएगी हमारे देश में, क्योंकि जरूरत पड़ेगी डिम्पी, अगर हमें हमारे भारतवर्ष को यहाँ से आगे जाकर के नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो मेरे ख्याल से सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो योगदान जरूरी होगा, लेकिन उसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र और ऊर्जा उत्पादन, क्योंकि उसके बगैर, ये दोनों के बगैर हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो टाटा पावर है, एनटीपीसी है, सीएससी जैसी कंपनियां हैं जो हमारी खरीदारी की सूची में है। एक कंपनी जो कि हमें बहुत पसंद आती है वो है ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई कंपनी पावर ग्रिड, सर्वोच्चम ऊंचाई के आसपास है डिम्पी। पिछले साल 3 बार डिविडेंड दिया, करीबन 15 रुपया कुल मिलाकर के। इस साल की शुरुआत में एक और डिविडेंड दिया
और पिछले साल मेरे ख्याल से एक बोनस भी दिया था। ये सभी समीकरण को एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये सर्वोच्च ऊंचाई के आसपास खड़ा है और वित्तीकरण में तो इनकी मेरे ख्याल से मोनोपोली जैसी सिचुएशन है ही और इन्होंने क्लीन और ग्रीन एनर्जी में भी अपने नक्शे कदम रखने की बात की है, तो ये भी एक कंपनी है जो पसंद आती है पावर ग्रिड। इंटरेस्टिंग सर सारी की सारी कंपनीज मोटा मोटी नोट कर लिया। अगर फिर भी काफ़ी सारे गुरांग सर ने कंपनीज बताई हैं, अगर आपको याद ना रहे तो आप यूट्यूब चैनल में थोड़ा सा रिवर्स करके चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। खैर बाजार की ओपनिंग हो रही है, 25 पॉइंट ऊपर आज निफ्टी ओपन करेगा। कोशिश करेंगे कि ये जितना डिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, डिप ना मिले तो थोड़ी बहुत पोजीशंस तो रखो मार्केट के अंदर। 1200 साढ़े 1200 शेयरों के एडवांस डिक्लाइन के साथ मार्केट ने ओपन किया। पहला टिक सीधा 32 पॉइंट, फिर सीधा 50-62 पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया। आप थोड़ा सब्र रखिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज आपको ओपनिंग ठीक मिली है। अच्छी बात है, बात क्या हो रही है, बैंक निफ्टी चलने के बाद ना अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं करवा रहा, इसको कोई ना कोई शेयर सपोर्ट कर रहा है। जैसे SBI पहले थोड़ा नीचे ला रहा था लेकिन अब फिर से SBI चलने लग गया और शिवांगी ने भी थोड़ी देर पहले आपको SBI के बारे में जिक्र किया है। और इसके अलावा जो मेरे को स्क्रीन पे आज दिख रहा है ना, फिर से वो एनर्जी पैक वाले शेयर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। NTPC को 17,000 करोड़ रुपया ये रेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट साइज के पास, तो एक शेयर करीब 1 से 1.5% ऊपर खुला। ठीक, इसके अलावा देखो आप कोल इंडिया ऊपर खुला, अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर खुल रहा है, टाटा मोटर्स बैक टू बैक अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जहाँ पर मेरे को लगा कि आज की ओपनिंग अच्छी है। एक बार मैं आपको नोटिस कराऊँ, आज खुलते ही टाटा मोटर्स ने फिर से साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। अभी आप इंडाइसिस को थोड़ा सेटल होने देना। असल में क्या है ना कि सैटरडे वाले तो आप लेवल्स ही काउंट मत करो। आप ये मानो कि आप फ्राइडे से मंडे आ रहे हो और मंडे और फ्राइडे के बीच में थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स और तेज़ हुई हैं, अभी उसको थोड़ा डिस्काउंट कर देगा एक बार, उसके बाद फिर ये अपने जैसे जैसे डाटा बनाएगा ना वैसे चलेगा। ये ओपनिंग में वो सारी चीज़ें वही डिस्काउंट कर रहा है। खैर हम आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे। अच्छा, कमज़ोरी वाले शेयर्स भी आपको नोटिस करवा देता हूँ जो साल में थोड़ा आज कमज़ोर खुल रहे हैं, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई पे। उसमें हल्का सा जिंदल स्टील के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, हल्की ICICI बैंक के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो मामूली से कमज़ोर खुलते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आपका फेवर में चल रहा है। कुछ गैस वाली कंपनीज अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकती हैं, IGL, MGL, गुजरात गैस, ये तीनों गैस वाले स्टॉक्स हैं, ऊपर दिखा दीजिए। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी दिखाइएगा, IOC, BPCL, HPCL, इनको भी थोड़ा आप नोटिस कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि सेक्टर के अंदर भी चर्निंग हो जाती है, जिसको हम सेक्टोरली चर्निंग बोलते हैं। अब इनसाइड द सेक्टर हो जाता है तो क्या होगा, ऑयल मार्केटिंग से पैसा निकल के गैस वाले में चला जाएगा। पैसा वही है, जिन म्यूचुअल फंड्स का पैसा आना है उनका एनर्जी पे पैसा लगना है। बस ये है कि वो कहाँ पे से मूव कर रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको नोटिस करना होता है, बस और कुछ नहीं। आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जहां पर आज मार्केट का मोमेंटम फास्ट है। टाटा इन्वेस्टमेंट पे फिर से 5% का सर्किट लगा है, ये मैं आपकी जानकारी को बता दूं। टाटा इन्वेस्टमेंट पे लास्ट डे भी सर्किट था। SJVN ऊपर है। इसके अलावा आज EIH होटल्स और नौकरी, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि इनके ऐप वापस से आ गए तो इनका चलना स्वाभाविक है, ये भी चल रहा है। IEX आपको मैं नोटिस करवाऊंगा ज़रूर, यहाँ पे 2 से 2.5% तेज़ है, सर्किट लगा था और उस समय भी हमने सैटरडे वाले दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस के अंदर देखा। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्टील वाली कंपनी थोड़ा चली हुई थी, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, हालांकि ज़्यादा सीवियर नहीं है। जिंदल स्टील, टाटा स्टील मामूली से 1.5-2% नीचे है, लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट में देखेंगे तो पावर के दोनों शेयर्स ने अपनी जगह बना ली है। और आज गुरांग सर ने बात बिल्कुल ठीक बताई थी कि पावर ग्रिड उनको बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली बोल रहे थे लास्ट में। आप देखो शेयर आपको हीट मैप में दिखेगा करीब 1.5% की तेज़ी के साथ। बजाज ऑटो का रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा कोल इंडिया आपको मिल गया, सन फार्मा भी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। UPL पे आज चल तो रहा है, लेकिन इसको ट्रस्ट करने से पहले लेवल्स को पक्का हो जाने दीजिएगा, फिर आपको और मज़ा आएगा। तो ये हीट मैप के जरिए मोटा मोटी आपने स्क्रीन भी बाजार की चेक कर लिया। एडवांस डिक्लाइन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा रेंज में रुक के इंडाइसेस में काम कीजिएगा, लेकिन हाँ वैसे ठीक है, वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत जैसे तो नहीं दिख रही है। सृष्टि एक काम कर रही है, आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देते हैं, फिर हम ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो ओपनिंग टिक के बाद थोड़ा सा हल्के ज़रूर हुए हैं स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स, पर अभी भी अपने आप को फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे हमें आते हुए दिख रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक्शन हम देख रहे हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प है, यहाँ पे अच्छी तेज़ी है। मॉयल हमने डिस्कस किया था, अच्छे प्रोडक्शन आंकड़ों के चलते यहाँ पे 5% का उछाल है। नेस्को एक काउंटर है जहाँ पे आज 4.5% की तेज़ी है। इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस, EIH, यहाँ पे भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। और IEX, ये भी हमने मार्केट खुलने से पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे भी करीब 4% का उछाल
हाल देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ बात करें तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, यहाँ पे रिपोर्ट्स के दम पे एक्शन है। सुप्रजित इंजीनियरिंग ये भी 2.5% मजबूत है और टाटा कम्युनिकेशंस भी एक काउंटर है जहाँ पे 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर हाईलाइट करना चाहूँगी। फिर से यहाँ पे एक बार गिरावट आती हुई हमें दिख रही है, पर मोटा मोटी देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो इंडिसेस हैं वो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शुरुआती टिक से थोड़े से हल्के ज़रूर हुए हैं। ठीक है, तो ये बाजार का पूरा हाल। निफ्टी हम देख रहे हैं कि करीब 50 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक में करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी है। 0.25% के आसपास की बढ़त दोनों के दोनों इंडेक्स में है। अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। और ओपनिंग ट्रेड्स लेकर हमारे सभी के सभी एक्सपर्ट बिल्कुल तैयार हैं। शुरुआत हम करेंगे सोनी के साथ। सोनी, बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगी आप? ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा BHEL में। काफी अच्छा लग रहा है, 240 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी दे रहा है। सो 237 स्टॉप लॉस के साथ BHEL ओपनिंग ट्रेड में आप बाय कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट रहेगा 245 to 246। ठीक है, BHEL में 245 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है सोनी की तरफ से। शिवांगी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है, क्या खरीदना है अभी? जी, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है पावर ग्रिड। स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार एक काफी अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा है जो पिछले 10 महीनों से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अपने रेंज के निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है विद गुड बाइंग इंटरेस्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 305 के, 285 के एक स्टॉक को ध्यान रखें। ठीक है, 305 का टारगेट पावर ग्रिड के लिए और 285 का स्टॉप लॉस। तो दोनों के दोनों शेयर हम कह सकते हैं कि पावर रिलेटेड, BHEL भी और उसके बाद पावर ग्रिड। कुछ आपके रडार पर कौन सा शेयर है, क्या है आपका अपनी ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड सोनी ने चुरा लिया, तो अब मुझे कोई नया वाला देना पड़ेगा। मेरे लिस्ट में साथ ही में BHEL के ढूंढ साथ लीजिए, साथ कुछ गोदरेज नया वाला प्रॉपर्टीज ढूंढिए भी आप। है। एक काम करते हैं हम। नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस एंड मार्केट हेल्प लिस्ट काफी लंबी है, तो उसमें से एक चुनता हूँ आपके लिए। BHEL के अलावा हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे मुझे लग रहा है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 2500 का एक रेजिस्टेंस था जिसको होल्ड करके चल रहा था। मुझे लग रहा है एक्सपायरी इफेक्ट के चलते पिछले महीने उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। आज देखें तो सस्टेनेबली क्रॉस किया है, अच्छी बढ़त है। बट मुझे लग रहा है 3% की बढ़त के बाद भी गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ से और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप अभी भी इसमें ट्रेड लेना चाहें तो मेरे साथ में यहाँ पे 2545 एंड देन 2575 के टारगेट के लिए इसमें एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 2475 के पास रहेगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 2500 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर, तो इसमें एक फ्रेश ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। BHEL पर कन्विक्शन हमारा डबल हो गया। भले ही शेयर एक है लेकिन कन्विक्शन डबल है, उस पर कुछ भी बुलिश है। सोनी की तरफ से वो राय थी, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% ऊपर है। बावजूद इसके यहाँ पर भी कन्विक्शन हाई है, उसको खरीदने की सलाह है। 2475 का स्टॉप लॉस, 2545 और 2575 ये दो टारगेट हैं कुश की तरफ से। मितेश जी, आपका शेयर कौन सा है सर? अभिषेक जी, शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा। 275.70 चल रहा है फ्यूचर करंट मंथ का, तो 275.75 के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर लेना है। 272 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। पहला टारगेट इंट्राडे के लिए 280, दूसरा टारगेट 285। ठीक है, 285 दूसरा टारगेट है, 270 का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस नजदीक का है, टारगेट थोड़ा दूर का है, यानी कि इस पर बुलिशनेस ज्यादा है मितेश जी की तरफ से। गौरांग सर, आपसे जरा एक व्यू जानना चाहेंगे। ये NTPC में करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है, ये भी चला हुआ शेयर है। और खबर यह है कि PM मोदी आज तेलंगाना में करीब 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट से जो बिजली जो बनेगी उसका 85% तेलंगाना के पास जाएगा। और वैसे भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट को मंजूरी है NTPC में। सिंगरौली थर्मल प्रोजेक्ट में करीब करीब 17,800 करोड़ रुपए के
17,200 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। एनटीपीसी पर जरा एक व्यू शेयर कीजिए कि यहां से अब आपको यह शेयर कितना मजबूत दिख रहा है, क्योंकि यहां से विजिबिलिटी और बढ़ गई है प्रोजेक्ट्स को लेकर। देखिए अभिषेक जी, मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 5 सालों में कम से कम 350 से लेकर के 500 गीगावाट्स, जब गीगावाट्स की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। 1 गीगावाट भी बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो आने वाले 3 या 5 सालों में इतनी बड़ी क्षमता में आपको नई ऊर्जा उत्पादन जुड़ती हुई नजर आएगी, और वो ज्यादातर निर्भर होगी वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, और सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर। एनटीपीसी की भी चर्चा पिछले हफ्ते हो रही थी, कुछ खबरों में थे ये नई ऊर्जा उत्पादन और कुछ नई एंटिटी को लेकर के। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी ऊर्जा उत्पादन होने वाली क्षमता जुड़ने वाली है तो ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेगी। एनटीपीसी पर भी हमारी खरीदारी की राय है काफी लंबे समय से, और इसको एक समय लगा अभिषेक इसको चलने के लिए, क्योंकि एक दायरेबंद था, जैसा कोल इंडिया एक दायरेबंद कारोबार था। यहाँ से मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का हो, अगर आंकड़े सकारात्मक आते हैं और जो भी योजनाएं नई ऊर्जा जोड़ने की बात कर रहे हैं अगर वो सकारात्मक रूप से जमीनी स्तर पर लागू हो गई तो नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो ये 450 के पार भी जा सकता है। खाली एक ही चीज है, आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा और नजरिया लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। ठीक है, डन। मार्केट में अगर आप ओपनिंग चेक करेंगे तो ओपनिंग के साथ साथ आप इंडाइसिस को चेक करें तो रेंज में है। 130 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, 47,400 के ऊपर आ गया। ठीक, निफ्टी आपका चल रहा है करीब 33 पॉइंट ऊपर, ये 22,400 के ऊपर है। तो दोनों ने अपने लेवल्स को मेंटेन किया और अच्छे से मेंटेन किया। अच्छा, मैं दो आपको हैवी वेट भी दिखा देता हूँ, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC, दोनों के अंदर मामूली सी बढ़त है। तो अभी हैवी वेट्स का दोनों का, इनफैक्ट इन दोनों का अभी चलन नहीं हुआ शुरू एथिकली, अगर आप वैसे चेक कर रहे हैं तो। अब आते हैं बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स पे। 33 शेयर इस समय निफ्टी के टोटल बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर जरा वोबली प्लेट दिखाइए जिसमें आपको टोटल F&O के शेयर्स भी दिख जाएंगे। F&O वाले शेयर्स भी टोटल दिखेंगे कि कितने बढ़े हैं और कितने घटे हैं। रेशियो 1:2 होना ही चाहिए। अगर 1:2 है तो बाजार के अंदर आज जल्दी क्रैक नहीं आएंगे, 1:3 होने पर और चलेगा। अभी तो रेशियो 1:1 भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संभलिए। अभी हो सकता है बाजार को थोड़ा और अपने आप को पक्का करना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपसे 30-40 पॉइंट निफ्टी के छूट जाएंगे, जिससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी के छूट जाएंगे। लेकिन अगर सौदा सही रेट पे पंच नहीं हुआ ना तो ट्रस्ट में आप पूरा दिन बैठे रहेंगे, आपसे पैसे नहीं कमा पाएंगे। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। तो ट्रेडिंग की बात थी, अब कुछ और ज़रा शेयर चेक कराता हूँ। मैंने ऑरबिंदो फार्मा का जिक्र किया था कि सैटरडे वाले दिन भी इस पर सर्किट लगा। शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 45 से हमने नोटिस किया था। अभी शेयर की कीमत करीब 92 हो चुकी है। जो सैटरडे को हमारे साथ जुड़े थे उनको अच्छे से याद होगा, हमने राहुल जी के साथ, उन्होंने कहा था मैं 65 से पहले नहीं लूँगा, हमने कहा सर 65 आ गया, मेरी जिम्मेवारी ख़त्म, अब आपकी जिम्मेवारी शुरू। तो उनकी जिम्मेवारी शुरू हुई तो फ़ायदा हुआ। फिर सोनी पटनायक आई, उन्होंने भी कहा कि उनकी लिस्ट में IEX और अरबिंदो फार्मा है। सोनी आप हैं स्क्रीन पर, एक बार जरा दिखाएं, सोनी पटनायक को दिखाइए। जब किसी एनालिस्ट से बातचीत हो रही हो ना तो विंडो में आप उनको दिखा दिया कीजिएगा, उनकी रिएक्शन तो पता लगे वो सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा बी अवेयर, सावधान स्थिति में रहो आप सब। ठीक, सोनी पटनायक, क्या आपको अभी और लगता है चल सकता है शेयर अरबिंदो फार्मा? अच्छा, एक काम करते हुए जरा खुश से पता करता हूँ, नहीं तो फिर बायसनेस हो जाएगी। खुश, आपको लगता है अरबिंदो और चलेगा? डिम्पी, जो सेटअप है काफी एनकरेजिंग है। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज तो 2 दिन पहले क्रॉस हो ही गया था। आज 50 डे मूविंग एवरेज जो इसका की रेजिस्टेंस था पिछले 1 से 1.5 महीने का, वो भी क्रॉस होता हुआ नजर आया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड जो है ये बिल्कुल बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें पोजिशनली अगर एंट्री करना चाहें तो 1150 1175 के जो जोन्स हैं यहाँ तक स्टॉक में जाने का बिल्कुल दमखम है। तो इन लेवल्स के लिए फ्रेश एंट्री बिल्कुल ली जा सकती है। पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 1065। तो जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था वही अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट है और अपसाइड जो है ये यहाँ से और 50 to 70 पॉइंट्स का इजीली मिल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं।
ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आपका एक व्यू पॉइंट हमको और मिल गया। एक दो शेयर मैं जरा और आपको दिखाना चाहता हूँ। टिपिकली आज गैस के स्टॉक्स दिखाओ, एमजीएल, आईजीएल, और एक बार गेल भी दिखाना। गेल बहुत समय से 200 पार होने की इच्छा चाह रहा है, हो नहीं पा रहा उससे पार, लेकिन अभी वो गेल 200 के काफ़ी करीब पहुँच रहा है। एक बार जरा दिखाएंगे स्क्रीन पर गेल। शिवांगी, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए। 188 आपसे भी कई बार जिक्र हुआ है, कई एक्सपर्ट से गेल के रिगार्डिंग जिक्र हुआ है। इस सीरीज में 200 पार हो जाएगा? जी, डिम्पी जी, हम देख रहे हैं कि गेल जो है कई दिनों के कंसोलिडेशन में है। पिछले 13 दिन में हमने देखा है कि एक हाई को नहीं निकाल पा रहा था 187 का। आज एक अच्छी बढ़त है यहाँ पे, एंड हमने देखा है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है आरएसआई के फ्रंट में। अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, और पिछले सीरीज में हमने देखा है कि काफी अच्छे पोजीशंस भी कैरी होते हुए दिखे हैं। तो बिल्कुल ये सीरीज पॉजिटिव नजर आते हुए दिख रहा है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट 200 और लेवल्स हियर। और यहाँ जो स्टॉप लॉस है वो 180 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, डन। बीएचईएल आज सुबह सुबह एक हमारे मेहमान ने डिस्कस करवाया था, 4% ऊपर हो गया। मैं सभी मेहमानों से ना एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप कोई भी ट्रेड ओपनिंग का दे रहे हैं या आपके ट्रेडिंग कॉल्स में है, और अगर आपको लग रहा है इंट्राडे में अच्छा चल गया, तो इसी प्लेटफॉर्म पे ना अलग अलग तरह के लोग हैं। इंट्राडे वाले भी हैं, स्विंग भी हैं, और इन्वेस्टर्स भी हैं। तो अगर किसी को लगे कि ना कि इंट्राडे के लेवल्स पूरे हो गए, देखो मेरे को खुद से निजी तौर पर लगता है कि भेल अगर 5% चल जाए तो इंट्राडे वालों का सफिशिएंट काम हो जाता है। तो जिसकी भी कॉल्स हो, कृपा करके प्लीज़ अपने इंट्राडे में टारगेट में हिट करवा दीजिएगा, हम स्टैंपिंग लगाते जाएंगे। आगे बढ़े, आईएक्स दूसरा शेयर है, 158 आ गया। मैंने मितेश सर से भी पता किया था थोड़ी देर पहले। मितेश सर 158 आ गया, 165 की वेट करें ना, आज के लिए आ सकते हैं 165। आप अपने चार्ट को छोटे करो सर, आप वीकली मंथली देखोगे तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा चार्ट छोटा करो। तो आप मेरे को 165 का लेवल का जस्टिफिकेशन बताओ सर। डेफिनेटली देखिए 165 आज आएगा, वो आवरली चार्ट के ऊपर कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 160 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस हुआ तो आएगा। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मॉर्निंग की पैटर्न है, 160 आज क्रॉस करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप मुझे एक हफ्ते का पूछे तो डेफिनेटली 165 170 एक हफ्ते में आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे आईएक्स में लेवल की तो डेफिनेटली हम लोग डीपीजी बात करते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर जब इंडेक्स है तो बहुत कम शेयर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल अपमूव देते हैं। उसमें से आईईएक्स है। तो आई थिंक आईईएक्स में जो पूरा मोमेंटम है उसका फायदा उठाए अप टू 175 180 का, और जो उसको 160 या 165 के ऊपर बेचने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत ही कम शेयर है जिसमें कंफर्ट आता है ऑल टाइम हाई के ऊपर। इसमें से एक शेयर आईईएक्स है। तो इंट्राडे के लिए 160 का टारगेट, विद इन अ वीक 165 डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, डन। आपसे हमने हेल्प ली सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप अच्छे से हमको गाइड भी कर रहे हैं। मैं एक बार आपको ना निफ्टी दिखाना चाहता हूँ वापस से, उसकी मैं वजह दिखा रहा हूँ। निफ्टी के ने क्या है, ऊपर से अपने सारे गेंस को इरोड कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एडवांस डिक्लाइन दिखाया था F&O का। हमने कहा बाजार को टिकने के लिए कम से कम 1:2 चाहिए था, तो 1:1 भी नहीं था। तो थोड़ा ना रुकना चाहिए, चीज़ों को ठीक हो जाने दो। हम ऑल टाइम हाई पे हैं, हम ऐसा समझ लीजिए हम 10वें माले पे खड़े हैं। छोटा सा भी पाँव फिसल गया ना तो 2 माले भी गिर गए ना नीचे, तो फिर फंस जाएंगे। तो थोड़ा सावधानी रखो आप, और आराम आराम से ट्रेड करो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई किसी तरह का ट्रेड ग्रिप में आ जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट उठाओ। ट्रेडिंग करना अलग बात है, उसको समझना दूसरी बात है। सौदा पंच करना दुनिया का सबसे आसान काम है, सौदे को टिकाना, उसके से अच्छा पैसा निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम में से एक है। खैर, हम आगे बढ़ जाते हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज़ एक बार है मेरी लिस्ट में आया है। गुरांग सर को तो याद ही होगा, इसका पहले काफ़ी जिक्र होता था केशोराम का। थोड़ा धीरे धीरे करके दुनिया भूल सी गई इस शेयर को। सर आपको भी याद है ना, केशोराम एक ज़माने में सबसे बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक हुआ करता था। सर आज काफ़ी दिनों बाद मेरे को थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है इसके अंदर शुरुआत में। सर ज़रा आपकी कोई टिप्पणी इस पे चाहता हूँ। आपकी कवरेज में तो फिर और अच्छे से बता दीजिएगा। देखिए डीपी, कवरेज एक समय पर थी, लेकिन पहले तो हमारे लक्ष्यांक बहुत करीब के थे जब कवरेज थी, और वो आने के बाद हमने हमारी जो कवरेज थी केशोराम पर वो निकाल दी है। तो फिलहाल कोई कवरेज नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक दो बातें कहना चाहूंगा डिम्पी। एक तो हम अच्छी बात है, हम सर्वोच्च ऊंचाई के आसपास खड़े हैं और नए शिखर बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव आएंगे, जिसको लेकर के बाजार में जो उठापटक है
वो काफी तीव्र और हावी हो सकती है। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, अगर आपके मुनाफा मिल रहा है, आपको ज्यादा लोभ या लालच नहीं है, तो धीरे धीरे करके मुनाफा समेटिए। अगर आपका नजरिया मध्यम या बहुत ही छोटी अवधि का हो, ऐसे बाजार में जब कोई सर्वोच्चम शिखर के आसपास पहुंच जाता है सेंसेक्स और निफ्टी, तो बाजार ये प्रयास करता है डिम्पी कि ऐसे शेयर ढूंढे जो नहीं चले हैं। और एक उदाहरण है केशोराम इंडस्ट्रीज। मेरे ख्याल से एक काफी लंबा समय इसने निचले स्तर पर गुजारा है, लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से करीबन 1.5 या 2 गुना हो चुका है। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की, लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा आपके दर्शकों को कि जब कोई स्टॉक 150-200 गुना चल जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, केशोराम इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू। लेकिन अब चलिए आईपीओ मार्केट की बात होगी और आईपीओ कॉर्नर में हमारे साथ जुड़ गए हैं मोका प्रोटीन के सीएमडी और सीईओ कलंदन मोहम्मद हारिस। मिस्टर हारिस, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आज आईपीओ का आखिरी दिन है, आज आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही है और कम से कम दर्शकों को भी ये राहत मिलेगी कि वो मैनेजमेंट को एक बार सुन लेंगे कि आपका विजन क्या है और आप करते क्या हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे हारिस जी कि आपका बिजनेस मॉडल सर क्या है, एग्जैक्टली आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, जरा बताएंगे विस्तार से। जी गुड मॉर्निंग। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक शो में आपके लिए हमारे लिए जो मौका दिया आपने। और वेल अपना ये है फिश मील जो है ये बेसिकली श्रिम्प फीड, अपना झींगा जो है, जो मछली जो पालते हैं, या पेट फीड जो है, और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमने मेरा ग्रैंडफादर से ये स्टार्ट हुआ कि 1960 से। तो 1975 के बाद 70 के बाद जो है मेरा फादर जो है उन्होंने इसका थोड़ा बहुत रिसर्च किया और उसका मार्केटिंग एक्सपोर्ट से शुरू किए। तो इंडिया 2002 सिंस 2002 ये तो इंपोर्ट हो रहा था। तो एनी फीड इंग्रेडिएंट बनाने के लिए ये एसेंशियल चीज है, ये की प्रोटीन है, सोर्स है। तो इसका इस्तेमाल 20% तक इसमें यूज हो रहा है। तो 2002 के बाद हमने रिसर्च एंड R&D किया इसके बारे में, और इसका स्टीम स्टेरलाइज अपने जो प्रोसेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल होता है, जो उसका जो पैरामीटर्स वगैरह, तो उसको हमने इधर इंडिया में ही हमने शुरू करके वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट भी है हम। और इसका जो फिश ऑयल जो होते हैं इसमें वाइडली यूज्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो और लेदर टैनिंग, जो चमड़ा जो है उसको लेदर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये की एसेंशियल है। फैट लिकर बन के उसके बाद इस्तेमाल होता है लेदर पे। तो विदाउट फिश ऑयल आपका लेदर टैन नहीं होएगा। और उसका और एक प्रोडक्ट है फिश सॉल्युबल पेस्ट। फिश सॉल्युबल पेस्ट अगेन जो फिश का जो बाई प्रोडक्ट जो होता है, जो उसका जो वेस्ट पानी जो है उसमें हम जो वो भी नया टेक्नोलॉजी है, सिंस 2007 से हमने ये शुरू किया। इसको पहले जैसे कि ईटीपी में ट्रीटमेंट होता था, अभी इसके बदले में हम इसको पेस्ट के तरफ से यूज करके जो लाइव स्टीम जो है जो निकलता है जो एटमॉस्फेयर पे, उससे हम वो एनर्जी पे हम कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल पेस्ट। ये सॉल्युबल पेस्ट अगेन एज ए क्या बोलते हैं, इट इज यूज्ड इन फीड अगेन एज अ हाई डाइजेस्टिबिलिटी फॉर द एनिमल। अगेन ये 92 से 95% डाइजेस्टिबिलिटी है इसका, ये पेस्ट में। और इसका एग्रीकल्चर में जो रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर से भी इस पे यूज होता है। और यूएस में काफी सारा डिमांड है इसका। और जो है अपना प्लांट जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, समझो गुजरात में 5 से 6 यूनिट्स है अपना। तो ये कोस्ट में जिधर जिधर अपना स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स है वहीं पे हम प्लांट्स लगाए हुए हैं। और समझो मैंगलोर में है, और थोड़ा बहुत टाइप्स है तमिलनाडु हो, या अभी हम ईस्टर्न प्रोविंस में भी ज्यादातर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ओडिशा हो या अक्रॉस वो भी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया 8500 कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अपना भारत देश में है।
और इसका इस्तेमाल हो रहा है हरीश 10 जी। से 15% ही इस्तेमाल हो रहा है जी ये श्रिम्प कल्चर में, एक्वा कल्चर में। जी जो अपना माननीय प्रधानमंत्री जो विजन है इनका, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, संपदा योजना, इसका बहुत सारा जी बेनिफिट्स ने अपने अभी पैकेज ने अनाउंस किए हैं। इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अभी हरीश रिसेंटली जी बहुत। जी हरीश जी 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 हरीश जी ठीक है, ये कंपनी का मॉडल तो बिजनेस मॉडल हम समझ गए। जी आप ये बताइए जरा कि आईपीओ से जो आप पैसे रेज कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? मतलब क्या आपको एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए, डेट रिपे करना है, क्या मकसद है, क्या करेंगे आप पैसों का? सी अपना डेट रेशियो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल डेट रेशियो जो है अपना 0.03 रेशियो है। नॉन करंट बोरोइंग जो है इक्विटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो अपना बिल्कुल मिनिमल है। और ये जो पैसा लगेगा 120 करोड़ पूरा का पूरा इसमें लगेगा कि इसमें वर्किंग कैपिटल में, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होएगा। कैपेक्स तो अपना ऑलमोस्ट हो गया। सो अभी R&D होएगा। और वो जो ओमेगा कैप्सूल्स जो है इंडिया में कोई बनता नहीं है। ये हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ताकि चाइनीज हो या यूरोपियंस हो, ये बनाते हैं इसको। और काफी महंगा है इसका प्रोडक्ट का, और इंडियंस बहुत अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल भी है। तो इसका हम प्लांट प्रोसेसिंग प्लान कर रहे हैं। इसका बहुत टेक्नोलॉजी होता है, और देयर इज अ लॉट ऑफ R&D, वो भी हम कर चुके हैं। तो इसका इस्तेमाल भी प्लान है अपना। और जिधर भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन होएगा, मौका होएगा, डेफिनेटली उसको दूसरे लेवल पे हम ट्राई कर रहे हैं। हरीश जी एक आखिरी सवाल हम भी जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि आपकी कंपनी का नाम हम उसको कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे उसका उच्चारण करें? ये मुक्का है या मक्का है, ये चीज़ बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इस वर्टिकल में और सारी कंपनीज होंगी जो आपके बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट कर रही होंगी, तो आपका मार्केट शेयर कितना है और कॉम्पिटिटर्स कौन सी हैं? जी, मुक्का जो है ये एक गांव का नाम है। ये फिशिंग कम्युनिटी का जो गांव है, ये पिछले 1960 से वो जो प्लांट अपना था, तो मुक्का सी फूड था पहले। बाद में जो है सी फूड रिलेटेड हम इवन सी फूड भी बनाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोसेसिंग। तो उसके बाद हमने ये फिश मिल जो है ज़्यादातर हमने इसको डेवलप किया। तो उसके बाद ये फिशिंग कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट भी है, और ये गांव का नाम है एक्चुअली मुक्का। वो मैंगलोर से समझो सी कोस्ट में है, 10-15 किलोमीटर की तरफ। अपना NIT के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके पास में ही है। तो हमने ये नाम मुक्का रखा। और अफ्रीका में भी मुक्का मीन्स फिश फैक्ट्री। सो देयर इज a lot of sentiment on this name, so we just retained this name. And आगे का आपका आप बता रहे थे कि the one more question was। सवाल ये था कि इस जी दूसरा सवाल ये था कि इस वर्टिकल में और भी कंपनीज होंगी, आपका ओके, मार्केट शेयर कितना है मार्केट और शेयर कौन कौन सी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं? ठीक है। मार्केट शेयर जो है, इट्स ए निश इंडस्ट्री। इसमें हम फ्यू मेंबर्स हैज दिस स्टीम रेड फिश मिल इन इंडिया। एंड मार्केट शेयर जो है अपना 30 से 35% मार्केट शेयर हम होल्ड करते हैं टोटल इंडिया का। और वी आर अमंग द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, आई मीन इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और अपना जो है 2012 से 2024 तक we have been contributing a huge export. We remain the top exporters in India. So about 50-50 हम export 50% जो है export और 50% domestic market हम हमारा market share है इसमें। प्रिया, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए तो ये थे मुक्का प्रोटीन्स के IPO के मैनेजमेंट, जहाँ पे आज आखिरी दिन है इस IPO को सब्सक्राइब करने का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आखिरी दिन है। और मुक्का का हिंदी में मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पंच, तो एक पंच के साथ आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस पे शुरुआत हो, हम यही कामना करते हैं। पर Thank चलिए you. अब आगे बढ़ेंगे और एक आने बार वाला।
जी, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से चलिए बाजारों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से और ओपनिंग टिक के बाद थोड़े हल्के ज़रूर हुए हैं बाजार। निफ्टी लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में मामूली सी 60 अंकों की बढ़त है, पर एक्शन अगर आज आप देखेंगे तो फार्मा स्पेस पे क्लियरली आता हुआ दिखा है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी का टॉप गेनर। हमने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते जो खबर आई थी 4% की गिरावट देखी थी, वहाँ से वो खबर के इतने मायने नहीं थे जितनी स्टॉक की पिटाई हो गई थी। उसके बाद हमने देखा पिछले 1 से 2 दिनों में करीब 1.5% की रिकवरी, आज 2.5% की रिकवरी निचले स्तर से करता हुआ। बायोकॉन में भी आज करीब 3% की तेजी है। सोनी, इन दोनों ही काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या लेवल्स होने चाहिए दोनों के लिए? जी सृष्टि जी, यहाँ पे अगर हम बायोकॉन देखेंगे तो चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और एक जो लास्ट 4 डेज से उसका एक रेजिस्टेंस था अराउंड 282, उसको क्रॉस भी किया है। सो यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक बनता है टुवर्ड्स 295 300 के जोन में टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट आपका 280 278 पे बनता है। सो कोई भी अगर यहाँ से करंट लेवल पे लेना चाहिए तो 280 स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं बायोकॉन 295 300 टारगेट के लिए। काफी अच्छा लग रहा है। सिमिलरली आज अगर डॉक्टर रेड्डी में भी देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के पास ही अभी लॉइटर कर रहा है डॉक्टर रेड्डी। 6400 6410 पे इसका रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए इसका। अगर क्रॉस कर पाता है 6410 तो उसके ऊपर आप एंटर कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 6460। सो वहां पे आप देख सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना रहेगा 6370 पे। दोनों काउंटर्स पे आप बाय करके चल सकते हैं, पर बायोकॉन ज़्यादा अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, और डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा अपने रेजिस्टेंस के पास ज़रूर है। पर सोनी, आपसे हम अलविदा लें, इससे पहले कोई डिस्क्लोजर जो कि आप देना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमने अभी दिया है स्टॉक्स रेकमेंड, उसमें से सिर्फ रिलायंस का कॉल है जहां पे हमने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है ऑलरेडी काफी टाइम पे। वो एक पोजिशनल प्ले रहेगा, वहां पे हम एक लंबे टारगेट के लिए ले रहे हैं। सो दैट्स दी ओनली डिस्क्लेमर। रेस्ट पर्सनल में कभी कहीं कुछ भी नहीं। रिलायंस, इन्होंने अपने क्लाइंट्स को दिया, डिस्क्लोजर भी आ गया। पर सोनी की एक और पिक थी, DLF और रिलायंस, जहाँ पे उनकी कॉल थी। पर एक और स्टॉक PEL, यहाँ पे जतिन की कॉल थी और करीब 1.7% की तेज़ी जो है अभी PEL दिखा रहा है, डेज हाई के आसपास आता हुआ। जतिन हमारे साथ नहीं है, पर मितेश, आपसे एक बार चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अपने कुछ रेजिस्टेंस को पार करता हुआ दिखा है। अब कौन से टारगेट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं PEL के लिए? डेफिनेटली बीएल के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग रुझान है, और हमारे हिसाब से इंट्राडे में 210 210 और 212 के टारगेट्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था 205 का, वो क्रॉस कर दिया है स्टॉक्स ने। तो जिस तरीके से BHEL भेल ने आज सरप्राइज किया है, इसी ही तरह गोइंग फॉरवर्ड BEL भी हमें सरप्राइज कर सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर है ये स्टॉक। डेफिनेटली आपके, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ये डेफिनेटली होना चाहिए। हमारे हिसाब से 195 200 का जोन ये नहीं तोड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड 215 220 एक या दिन में आ सकता है। ठीक है जी, डन। मार्केट के अंदर देखिए, इंडाइसिस के अंदर तो वैसे ही ट्रेड हो रहा है जैसे थोड़ा बहुत हमने सुबह आपको नोटिस भी करवाया था, प्लस माइनस चलता रहेगा। अभी भी आप देखो निफ्टी के अंदर ना गेंस ही नहीं है, आप देख रहे होंगे लीजिए। और मैंने आपको एडवांस डिक्लाइन, देखिए बहुत सारी चीज़ें ना होती हैं, आप उसको ना मार्क करके रखो कि मैं इस चीज़, जब भी मैं कोई ट्रेड लूँगा पहले मैं इन 3 वाइटल्स को ज़रूर चेक करूँगा, 4 वाइटल्स को ज़रूर चेक करूँगा। पहला मैं PCR चेक करूँगा, एडवांस डिक्लाइन चेक करूँगा, फिर मैं थोड़ा रेजिस्टेंस चेक करवाऊँगा। तो मैं एक छोटी मोटी चीज़ और भी जो आपका अपना तरीका हो तो आप उसको देखेंगे। उसके बाद आपका कन्विक्शन हाई होता है, आप लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सर मैं भी धीरे धीरे करके ऐसे ही सीखा हूँ और मेरे को उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो यही फ़ायदा मैं चाहता हूँ आप तक भी पहुँचाऊँ। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि हम जो शो करते हैं वो अर्निंग और लर्निंग वाले कंसेप्ट में, जिसके पास जो लर्निंग्स है ना वो भी सामने अपनी शेयर करें, ताकि उससे सब लोगों का फ़ायदा होगा, सब लोगों का हित होगा, सबका मंगल होगा। ठीक, खैर आगे बढ़ें। और बिंदु फार्मा आपको मैं दिखा देता हूँ, 1100 रुपये का हो गया बॉस। ये 1045-46 पे हमने नोटिस आपको करवाना शुरू किया था। अच्छी चीज़ ये है कि राहुल जी का भी टारगेट और सोनी पटनायक के भी टारगेट पूरे हो गए, जो 1100 पे आके रुक रहे थे। ऑलमोस्ट उनके भी टारगेट अचीव हुए होंगे। आगे बढ़ें, 1-2 शेयर जरा मेरे पास और भी है लिस्ट में, जरा मैं उसको चेक कर लेता हूँ। मैं आज सिर्फ स्ट्रेंथ वाले शेयर्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं आज वीक काउंटर्स पूछा भी नहीं मैंने अभी तक एक, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बाज़ार अगर थोड़ा वीक भी हो जाएगा तो वीक काउंटर से पैसे नहीं बनेंगे, आपको डिप वाले काउंटर्स पे पैसे बनेंगे। तो डिप मिल जाए अच्छी बात है,
वीकनेस पे प्ले करना है थोड़ा खतरनाक है, ये फ़र्क होता है। हाँ, डिप में आप बाय करोगे, वीकनेस पे बेचोगे, तो बेचने के फेवर में नहीं हूँ मैं, बट किसी भी डिप के अंदर एंटर करने के फेवर में हूँ। एक दो शेयर जरा और चेक करते हैं कि जरा आईजीएल लेके आइए स्क्रीन पर। आज सुबह से गैस स्टॉक मेरी नज़र में है, डाटा भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। आईजीएल ऑलमोस्ट डेज हाई पे आके इस समय कामकाज कर रहा है, 2% ऊपर है। कुछ जरा आईजीएल चेक करना, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताना, अगर हाथ से निकल गया छूट गया तो छोड़ देंगे सर, कोई इशू नहीं है। डिम्पी, मुझे लग रहा है इसको फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रखें, फ्रेश ट्रेड ना इनिशिएट करें। 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया है, बट 4 दिन की अच्छी खासी बढ़त है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, और 450 के आसपास अच्छा खासा कॉल बेस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि शायद स्टॉक साइडवेज होगा या प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आएगा आज या कल में। तो मुझे लग रहा है काफी सारा जो रैली का पार्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है। 460 के ऊपर निकलेगा जो नियर टर्म पीक था, तब कंसिडर करेंगे, बट फिलहाल जिनके पास हो तो 440 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, फ्रेश पोजीशंस अभी ना इनिशिएट करें। ठीक है, अभी तो थोड़ा होल्ड या फिर वेट एंड वॉच की रणनीति के साथ हमने आईजीएल को रोक दिया, लेकिन एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए नहीं रोकेंगे। रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत ऑप्शंस के चैंपियन में। रत्नेश जी, पहले तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आप काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पे थे। मैं एक सवाल लेने के चक्कर में आपके पास नहीं आ पाया, इसके लिए माफ़ी। रत्नेश जी बताइए, कौन सा ऑप्शंस का चैंपियन है? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। वैसे माफ़ी की जरूरत नहीं डिम्पी जी, कोई बात नहीं, इससे हमको भी थोड़ा सा फायदा ही मिलता है, दर्शकों को भी फायदा हो जाता है। भेल का यहाँ पे कॉल लेने की सलाह रहेगी मेरी। एक्चुअली 250 की स्ट्राइक का था, हालांकि थोड़ा सा बढ़ गया। जब मैंने इसको फाइंड आउट करा था 11 रुपए के आसपास में था, आई थिंक 14-15 रुपए के आसपास में हो गया। थोड़ा सा डीप मिले तो वहाँ पे लेना चाहिए। भेल का कॉल 11 रुपए के आसपास में, 11 से 12 की रेंज में ले ले। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 17 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा। तो जो मैक्सिमम लॉस हो 21,000 का, प्रॉफिट जो हो सकता है 31,500 रुपए तक का बन जाएगा इसमें। सर, ये कॉल थोड़ा चल गया है और ये 7% ऊपर है। मैं इसी शेयर को भी नोटिस कर रहा था। अगर आप बुरा ना माने तो हो सकता है शायद ये नीचे भी ना, अगर आ भी जाए तो फिर पता नहीं ऊपर जाए ना जाए। मेरे को इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और ऑप्शन भी दे सकते हो? सर मैं फिर 2 ले लेता हूँ ना, मेरे को जहाँ कंफर्ट मेरा बैठेगा मैं वहाँ सौदा पंच कर दूंगा। बिल्कुल डिम्पी जी, अगर ये नहीं, अगर थोड़ा सा चल गया जैसा आपने बोला है और दिख भी रहा है चल गया है ये, तो इसकी जगह में अगर अब दूसरा कुछ आइडेंटिफाई करना है तो मेरे हिसाब से एक मुझे टाटा पावर ठीक दिखता है। टाटा पावर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी एक ब्रेकआउट हुआ और इसमें अच्छा डेटा बन रहा है। तो टाटा पावर का अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी लेने की। टाटा पावर का 380 का थोड़ा सा इन द मनी कॉल लेना चाहिए। यहाँ पे 16 रुपए के आसपास में चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले करीब 12 रुपए का, और जो टारगेट बनेगा यहाँ पे 22 रुपए तक का बन जाएगा। ठीक है सर, मैं आपसे प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन नहीं मांग रहा, आप छोड़ देना, वो हम नीचे खाली छोड़ देते हैं। दोनों शेयर्स दिखाना सर के। पहला एक जो पुराने वाला रत्नेश गोयल का ट्रेंडिंग स्टॉक BHEL काफ़ी बढ़िया चला, 7% ऊपर आ चुका है और अभी इसमें ब्लॉक भी लग गया करीब 28 लाख शेयरों का। अभी नीचे टिकर टीम ने भी डाला था कि BHEL पे एक ब्लॉक लगा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है शेयर जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल जाए टूट जाए ना तो ब्लॉक आता ही आता है। ये हमने पुराने वाला है। आप ना 11 रुपये पे स्टिक रहना, आपको 13-14 रुपये पे लेना नहीं। BHEL का लॉट साइज बड़ा है, 17 रुपये का आपका टारगेट है, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये है पहले नंबर वाला ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा चला हुआ था तो हमने सेफ्टी के लिए सर से दूसरा ऑप्शन भी ले लिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर प्रोड्यूसर साहब लिख पाएँ तो लिख पाएँ, नहीं तो आप सामने उसकी कॉल दिखा पाए तो दिखा दीजिएगा। 380 की कॉल, टाटा पावर की 380 की कॉल 16 रुपये के आसपास चल रही होगी। 22 रुपये का टारगेट है, 12 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो आपके पास 6 रुपये आएंगे, 4 रुपये जाएंगे। एक छोटा ट्रेड बनेगा आपके लिए करने के लिए। आई रिपीट, 380 की कॉल अगर सामने दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो मैं बोल देता हूँ लेवल, छाप दीजिए। टाटा पावर की 380 की कॉल 16 रुपये में मिलेगी, 22 रुपये का टारगेट है, 12 रुपये का स्टॉप लॉस है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दोनों हमने आपके लिए रख दिए। मैं चाहता हूँ कि आप पैसा फंसाएं नहीं बल्कि कमाएं, इसलिए हमने दोनों ऑप्शंस आपके सामने रखवा दिए हैं। और वादा में ज़्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं, उसकी वजह फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लालच और स्टॉप लॉस का रिग्रेसली फॉलो ना करना।
ये 3-4 बड़े रीजंस हैं, इसलिए आप इन तीनों से बच के रहिएगा, सभी चीज़ों को एग्रेसिवली फॉलो कीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लें मार्केट के अंदर। रत्नेश सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लाइन पे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको ट्रेड बताए। कुछ के पास आते हैं, मेरे पास 1-2 शेयर जरा और भी। अच्छा, BHL इस बीच इन बिटवीन आप दिखाना चाहे तो और भी ऊपर हुआ है, मेरे को लगता नहीं सरकारी ट्रेड 11 रुपये में हमको वापस मिलेगा, ये पहले 17 का टारगेट लगा देगा। रत्नेश जी ने कॉल दिए 250 वाली, अभी मेरे पास स्क्रीन पे मैं लगा नहीं पा रहा हूँ ऑप्शंस का ट्रेड, नहीं तो आपको मैं दिखा देता 250 की कॉल ऑलमोस्ट कैसे स्पीड से भागी है। अच्छा, 1-2 शेयर और पकड़ते हैं जरा। गोदरेज प्रॉपर्टी सर ऑलरेडी दे चुके। अच्छा, आपसे भी मिस हो गया ना आज तो, खुश आप देना चाहते थे ना ट्रेड, सोनी ने या शिवांगी ने किसी ने ट्रेड दे दिया था BHL का, तो आप कह रहे थे मेरा शेयर तो उन्होंने ले लिया। बिल्कुल डिम्पी, इसीलिए अभिषेक ने कहा कि कॉल एक है बट कन्विक्शन डबल है, और उस डबल कन्विक्शन का नतीजा भी हमें कहीं ना कहीं स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। बहुत ही शानदार मूव है। अब मेरी सलाह रहेगी कि इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। इस मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी अगर सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग रही है मेरे एक्सपीरियंस में, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की ही रही है, जहां मोमेंटम मिल जाए उसको राइड करते चले। तो अब यहाँ पे आपको 252 और 253 की जो एक बैंड है छोटी सी, उसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए इसको बिल्कुल राइड करते हुए चलें। ठीक है, मैं ना आज जतिन केडिया का भी थैंक यू करूंगा, अभी वो हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर नहीं है। उन्होंने PEL बताया था, पिरामिड एंटरप्राइजेस। एक बार आप जरा स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। सुबह हमने भी आपको ये नोटिस करवाया था कि 1 महीने में कुछ नहीं हुआ, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, बेस बन रहा है। पिरामिड एंटरप्राइज 2% ऊपर है, और ये भगवान की कृपा रही, सब कुछ डाटा वाटा ठीक बनता रहा तो ये 1000 का लेवल भी आपको दिखा देगा जल्दी ही। मैं जतिन केडिया की लेवल्स के बेसिस पर बोल रहा हूँ, मेरी अपनी स्टडी थोड़ी कम है, मैं उनके कन्विक्शन के हिसाब से आपके सामने बात रख रहा हूँ।